स्टार्ट कीजिए सर। हेलो, सर हम लोग मैसेज कहाँ कर पा रहे हैं? वेट करिए 5 मिनट। सर हम लोग मैसेज कर पा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? जी सर। व्हाट्सएप ग्रुप कोई व्हाट्सएप ग्रुप है? अपने लोग का ग्रुप बना लीजिए। ऐसा ग्रुप बना लीजिए सर लोग। हेलो हेलो, हाँ सर, ग्रुप बनाने के लिए बोलना था। ग्रुप कैसे बनेगा? Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. सभी को अपना माइक ऑफ रखना है जब बोला जाएगा। माइक ऑफ कीजिए, इको आती है ना। भाई लोग माइक ऑन कर लो। हेलो, You can start the sound. चुप करो। Dear students, आप माइक ऑफ नहीं करेंगे तो किसी को सुनाई नहीं देगा। माइक ऑफ कर लीजिए। थोड़े से छोटे से जो इंस्ट्रक्शंस है जो आपको इस मीटिंग के दौरान याद रखने हैं उसको मैं एक बार दोहरा देती हूँ। इसलिए कि अभी जब भी आप बोलते हैं या हैंड रेज करते हैं तो हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। अभी आपको कुछ भी नहीं बोलना है। जो अभी ये प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग, इसके दौरान आपकी सारी समस्याएं जो या जिज्ञासाएं आपके मन में है उसको हम पहले ही बता देंगे। उसके बाद भी अगर कुछ बच जाएगा तो हम लोग कार्यक्रम के अंत में बातचीत के दौरान उसको भी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग में। इंडक्शन मीटिंग हमारा वो एकेडमिक सेशन का पहला दिन होता है जिस दिन से आप अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, पढ़ने लिखने के बारे में तैयारी करते हैं कि कैसे हमको करना है, और वो सारी इंफॉर्मेशन जो पूरे पढ़ाई के दौरान आपको काम आएंगी वो हम इंडक्शन मीटिंग के दौरान शेयर करते हैं। सबसे पहली बात कि हम अपने साथ में आप सबके साथ, मैं डॉक्टर शालिनी असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हूँ यहाँ, और हमारे साथ सीनियर रीजनल डायरेक्टर
रीजनल सेंटर पटना के जहां आपने एडमिशन लिया है वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले मैं सर का वेलकम करती हूँ आप सबके साथ साथ, और आपको बहुत बधाई देती हूँ कि आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से बहुत बड़े, जो एक केंद्रीय स्तर ही नहीं, जो इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है उसमें आपका एडमिशन हुआ है। और आप और हम दोनों साथ मिलके एक दूसरे को हेल्प करते हुए आपके इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे, और फाइनली आप सर्टिफिकेट लेके आपका जो भी उद्देश्य होगा इस प्रोग्राम को करने का, जैसे हमने लिखा पीजीडीसी और बीसीए के स्टूडेंट को हमने बुलाए हैं, तो आप सभी को हमारी तरफ से, हमारे पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ ही मैं अपने रीजनल डायरेक्टर सर से आग्रह करूंगी कि वो आकर दो शब्द अपने बच्चों से बात करें। सर प्लीज। थैंक यू डॉक्टर शालिनी। हमारे अपने यूनिवर्सिटी इग्नू की तरफ से आप सभी को हम स्वागत करते हैं। पहले तो आपको बधाई देना चाहेंगे क्योंकि इग्नू ऐसा एक यूनिवर्सिटी है जो कि भारत में नहीं पूरे देश में जो स्टूडेंट एनरोलमेंट के हिसाब से सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। सिर्फ संख्या में ये बड़ा ये नहीं है, आपका जो यहाँ का जो एजुकेशन है इसका जो गुणवत्ता जो है पूरे वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन यहाँ पे दिए जाते हैं। हमारे जो डिग्री जो है, जो आप जिस कोर्स में एडमिशन लिए है, पीजीडीसीए या बीसीए जो भी कोर्स में आप एडमिशन लिए हैं, उसका तो डिग्री आपको मिलेगा सिर्फ भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर भी 57 कंट्रीज में हमारा इग्नू का उपस्थिति है, और दूसरे देश में भी आप डिग्री का इग्नू का डिग्री लेके जाएंगे, वहां पे उसका मान्य है। लेकिन कुछ जो है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपका डिस्टेंस एजुकेशन में आने के बाद, उसके बारे में थोड़ा सा आपको हम अप्राइज करना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्टेंस मोड का एजुकेशन है जहाँ पे जो लर्नर आते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे जितने भी लर्नर आते हैं सारे वी एक्सपेक्ट यू टू बी 18+, 18 साल के प्लस, मतलब एडल्ट लर्नर है आप लोग। आपका अपना जिम्मेदारी क्या है उसको भी आपको ढंग से, आपको डे 1 से आपको समझना है, क्योंकि आप लोग जो अभी तक, मुझे जो उम्मीद है कि अभी तक आप लोग कन्वेंशनल मोड ऑफ एजुकेशन से पढ़ के आए हुए हैं। अब ये डिस्टेंस मोड है। डिस्टेंस मोड में क्या है, आपको अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपके स्टडी सेंटर की तरफ से, आपके रीजनल सेंटर की तरफ से आपको बार बार मैसेज जाएगा, कम्युनिकेशन जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ आपका अपना भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इग्नू का वेबसाइट को बीच बीच में देखना है आपको, आरसी पटना का वेबसाइट उसको बीच बीच में देखना है, सही टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सही टाइम पे असाइनमेंट जमा करना है, सही टाइम पे एग्जाम फॉर्म भरना है। ये सारे चीजें जो है आप कभी किसी को जाके बोलोगे नहीं कि हमें बताया नहीं गया कि हमें एग्जाम फॉर्म भरना है। एग्जाम फॉर्म तो आपको भरना ही है, और पर्टिकुलरली बीसीए बच्चों के लिए हम थोड़ा सा पहले से थोड़ा आगाह करना चाहेंगे कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो या ना हो, सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसको हम पुनः पंजीकरण कहते हैं। ऐसे आगे भी चलेगा, चलता रहेगा सिलसिला पूरे 3 साल तक आपका, मतलब एक सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर को माइग्रेट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, पुनः पंजीकरण जिसको कहते हैं। आप उसको क्लियर करते या नहीं करते वो मायने नहीं रखता है। मान लीजिए कि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आपको कुछ ही दिन में आपको मेल आएगा, मैसेज आएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है या पुनः पंजीकरण करना है सेकेंड सेमेस्टर में, तो आप एग्जाम देते हो नहीं देते वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको करना है। नहीं करेंगे तो क्या होगा, अब 6 महीना पीछे रह जाएंगे। ये एक बात है। दूसरी बात क्या है, स्टडी मटेरियल मोस्ट लाइकली आप सभी को मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग ई ज्ञान कोश में जाइए, सारे मटेरियल जो है हमारा वहां पे आपका अपलोड करके रखा गया है। डिजिटल रिसोर्सेज से मतलब स्टडी मटेरियल भी है, वहां पे वीडियो कंटेंट भी है, यूट्यूब के लिंक्स भी है। सारे चीजों का आप यूज करके अपना जो कोर्स मटेरियल है उसको पढ़ना शुरू करिए। और असाइनमेंट तो जमा आप लोग कर लिए होंगे, क्योंकि जो जिनको जून में एग्जाम देना है उनको असाइनमेंट तो जमा करना ही है। इन केस गॉड फॉरबिड किसी भी कारण की वजह से हम जमा नहीं कर पाए, आप 2-4 दिन चाहते हैं जमा करने के लिए, हम उसको अलाउ करेंगे। 1 हफ्ते तक आपको हम अलाउ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों को। हमें पता है कि आप लोग जो डिस्टेंस एजुकेशन में जो लोग आते हैं उनका मल्टीपल कमिटमेंट्स रहते हैं। मल्टीपल कमिटमेंट क्या है, आप जॉब में हो या आप हाउसवाइफ हो या और किसी काम कोई एनजीओ चला रहे हो या कुछ भी हो सकता है आपका, उसके साथ साथ अपना रोजगार क्षमता प्लस आपका जो कैरियर को एडवांस करने के लिए आप बीसीए में एडमिशन किए होंगे या पीजीडीसीए में एडमिशन किए होंगे। लेकिन डे 1 से आप लोग ये शपथ करिए, आप ये प्रॉमिस करिए कि
हमें इस प्रोग्राम को राइट टाइम पे खत्म करना है, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन मेरा अभी 16 साल चल रहा है एज ए रीजनल डायरेक्टर। मैंने देखा है कि बच्चे क्या है कि एडमिशन के टाइम पे जितना सिंसियरिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ एडमिशन लेते हैं, एग्जिट के टाइम पे वो सिंसियरिटी नहीं दिखता है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आप डे वन से यू प्रॉमिस योरसेल्फ टू रिमेन कमिटेड टू दी पर्पस। जो जिस पर्पस लेके अभी जैसे डॉक्टर सालिन ने आपको बता रहे थे, जिस पर्पस लेके आप एडमिशन लिया उस पर्पस को कमिटेड रहिए, और 3 साल के अंदर मैक्सिमम पीरियड को आप छोड़ दीजिए। 3 साल जो मिनिमम पीरियड है बीसीए के लिए और पीजीडीसीए के लिए भी, जैसे भी आपका जो शायद 4 साल है, तो जो मिनिमम मैक्सिमम पीरियड के लिए आप वेट मत करिए। जो पीजीडीसीए का तो मिनिमम पीरियड है 1 साल जो है, उसके अंदर उसको खत्म करने के लिए कोशिश करिए। दूसरी बात, असाइनमेंट जो आपका स्टडी मटेरियल तो मैंने बोल दिया। तीसरी बात क्या है कि अभी क्लासेस आपका प्रैक्टिकल्स तो शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी, और आपका थ्योरी क्लासेस में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हर चीज के लिए आपको लिंक जाएगा, हर चीज के लिए आपको इंफॉर्मेशन जाएगा, हर चीज के लिए आपको, इसीलिए आपको मैंने कहा कि हमारा तो वेबसाइट है रीजनल सेंटर पटना का वेबसाइट, इसको आप ग्रेजुअली रेगुलरली विजिट करते रहिए। और विनोद जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाए, क्योंकि 256 तक सीमित रहता है व्हाट्सएप ग्रुप। अभी कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, हम सुन रहे थे उनको कि हम व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, लेकिन बीसीए में इतने स्टूडेंट है कि इसमें व्हाट्सएप ग्रुप शायद बन नहीं पाएगा। पीजीडीसीए वाले तो आप बना सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप एक बना सकते हैं जिसमें आप लोग कनेक्टेड रहेंगे, और आपका जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन होगा वहां पे हम लोग डाल देंगे। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको आरसी पटना के अंदर बीसीए एंड पीजीडीसीए प्रोग्राम दोनों को एक्टिवेट किया गया, और यहाँ पे जो स्टडी सेंटर भी है यहाँ पे पटना में ही है। तो कोई भी दिक्कत हो, आप आके, हमारा डॉक्टर सालिन हो गए या विनोद जी हो गए या हमारे बाकी सारे ऑफिसर्स भी बैठे हैं जो कि एक असाइनमेंट के इंचार्ज है, एक काउंसलिंग के इंचार्ज है, उन सब से आकर मिल सकते हैं, क्लासेस के बारे में पूछ सकते हैं, असाइनमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। यू हैव दैट लिबर्टी। लेकिन एक चीज के बारे में आपको पहले से हम कसन कर रहे हैं, बाद में आके कभी भी आप लोग आके कंप्लेन नहीं करेंगे उसके बारे में, दैट इज अबाउट योर प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस। अभी क्या हो रहा है कि बीसीए के जो बच्चे कुछ प्रैक्टिकल अटेंड कर रहे हैं, वो आके बोल रहे हैं कि सारे दिन में 1-2 सेशन होता है, पूरे दिन हमें रहना पड़ता है, हम कामकाजी लोग हैं, हम दूर से आना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल जो है कंपलसरी, आपको 75% अटेंडेंस कंपलसरी है प्रैक्टिकल, तभी जाके आप टर्म एंड एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल दे पाएंगे। तो ये सब चीजों के बारे में थोड़ा सा पहले से आप माइंड बना लीजिए कि आपको छुट्टी लेना पड़ेगा उस पीरियड में, या आप बाहर से हो तो छुट्टी लेके आके इधर पटना में रहेंगे या डेली आ सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी ऑनलाइन में कोई आपका एक्टिविटीज नहीं होने वाला है, पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशन के बारे में। तो इसीलिए आप लोग पहले से मेंटली तैयार रहिए कि आपको प्रैक्टिकल करना है और ये प्रोग्राम को सक्सेसफुली राइट टाइम के अंदर इसको कंप्लीट करना है। अभी डॉक्टर साली ने आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे विस्तार रूप से, तो हम तो रहेंगे यहाँ पे, सुनते रहेंगे। आपको कभी भी जरूरत होगा तो आई विल बी कमिंग इन। लेकिन मैंने जहां से शुरू किया वहीं पर हम खत्म करेंगे। आप लोगों को फिर एक बार बधाई देते हैं। और बिहार में इग्नू हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। लास्ट ईयर हमारा एडमिशन था, यू बी सरप्राइज टू नो, कभी सुने नहीं होंगे आप लोग, इट वाज 86,250। जस्ट इमेजिन, पूरे सारे यूनिवर्सिटी का एडमिशन को जोड़ के जितना बनता होगा उतना एडमिशन हमारा सिर्फ इग्नू रीजनल सेंटर पटना के एडमिशन की फिगर हम बता रहे हैं। तो आप लोगों की विश्वास है हमारे ऊपर जो है, उस विश्वास को हम डेफिनेटली निभाएंगे। और आप लोगों को जो भी सपोर्ट की जरूरत होगा, सपोर्ट देने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर सालिन ने बता रहे थे, आप लोग भी कोऑपरेट करिए, क्योंकि आई कैन सी दैट ऑल ऑफ यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई भी बीच में कोई शोर शराबा नहीं है, किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है, और सारे वीडियो भी अपना ऑफ करके रखे। वीडियो आप ऑन रख सकते हैं जैसे डॉक्टर सालिन बोल रहे थे, लेकिन प्रॉपरली आप एक जगह में बैठ के रहिए। आप वीडियो ऑन करके पूरे घर में इधर से उधर घूमते रहेंगे, तब क्या होगा, जो बोल रहा है उसका अटेंशन उस तरफ जाएगा एंड ही और शी विल बी डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, अब जो हैंड रेज किए हैं आप ही के लिए सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, इसलिए डोंट वरी। अभी इसके बाद डॉक्टर साली ने अपना प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद जो भी आपके जितने भी क्वेरीज है, सारे सवाल की जवाब हम लोग देंगे। तो धन्यवाद फिर एक बार। ओवर टू डॉक्टर साली प्लीज।
थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे सारे लर्नर जो पीजीडीसी और बीसीए के हैं, वो सारे आप सबने एडमिशन लिया है अपने सेशन में, जिसका आपको मालूम होगा कि आपने जनवरी सेशन जो 2024 का है उसमें आपने अपना एनरोलमेंट कराया है। आप सभी सेमेस्टर बेस्ड कार्यक्रम जो पीजीडीसी और बीसीए है उसमें एनरोल्ड हुए हैं। सेमेस्टर से आपको ये बिल्कुल पता होगा कि आपके री रजिस्ट्रेशन होने हैं 6-6 महीने के अंतराल पे, एग्जामिनेशन होने हैं 6 मंथ्स के इंटरवल्स पे। तो आप सबको अभी तक जितनी भी अब किताबें मिल गई होंगी या जितनी भी इंफॉर्मेशन है अब मैं आपके अपने कार्यक्रम के बारे में, उसके अलावा और आपको क्या क्या जानना है और क्या आपके लिए मैंडेटरी है और क्या आप छोड़ भी सकते हैं, इन सब बातों के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले कि हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर जाएं, जो कोई भी हैंड रेज कर रहे हैं प्लीज अभी आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए। हैंड रेज करने का टाइम आएगा, मैंने बोला था कि आप लास्ट में हैंड रेज करेंगे तब जब आपके तब भी क्वेश्चन बचे रह जाएंगे मेरे प्रेजेंटेशन के बाद या हम जो चर्चाएं करेंगे अभी, उसके बावजूद आपके अगर कोई अनसॉल्व क्वेश्चन होंगे तो हम लोग हैंड रेज करने के लिए कहेंगे, आपको 10-15 मिनट का समय दिया जाएगा। इस जो टाइम आपको हम देते हैं उस समय आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम आपको समय देते हैं तो एक ही तरह के क्वेश्चन आप पूछने लगते हैं या फिर आप कहने लगते हैं कि हम व्हाट्सएप ग्रुप बना के और लिंक शेयर करेंगे, और ये सब चीज नहीं करना है आपको। आपके स्टडी सेंटर्स हैं जो आपका जैसे ही प्रैक्टिकल के लिए आपको हम भेजते हैं वहां पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है जो ऑफिशियल ग्रुप होता है, जिस ग्रुप में हम भी शामिल होते हैं। अगर आपको कोई कहीं से फोन करता है या एसएमएस करता है या लिंक भेजता है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो जाएं, आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस या आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड मार्क्स आपको 80% या 100% दिलवाने की हम गारंटी लेते हैं, ये सारे फ्रॉड हैं। इनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, ना असाइनमेंट के लिए, ना आपको प्रोजेक्ट के लिए, ना ही आपको किसी और सुविधा के लिए। अगर कोई इस तरीके का कॉल आता है, एसएमएस आता है, तो आप उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। किसी और व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल भी नहीं हो। अगर आपको किसी ने जोड़ भी दिया है तो पहले आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएं कि वो रीजनल सेंटर पटना का कोई स्टडी सेंटर या खुद हम आपका कोई ग्रुप बना रहे हैं। अगर मैं यहाँ से क्रिएट करती हूँ कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो उसमें सबसे पहला मैसेज ये लिखते हैं कि हम कौन है और ये ग्रुप क्यों बनाया गया है, इसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके बाद ही हम लिखना शुरू करते हैं। हम कोई असाइनमेंट रिस्पॉन्स बेचने के लिए या किसी और तरह की इररिलेवेंट जो मैसेजेस होते हैं वो उसमें हम नहीं शेयर करते हैं। तो पहली बात जो आप सबसे शुरू में बोल रहे थे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, ये जरूर इम्पोर्टेंट है कि आप ग्रुप में रहें। उसके लिए आपको तुरंत ही जो एक हम काउंसलिंग सेशन आपकी प्रैक्टिकल की होगी वो हम अपने वेबसाइट पर डालेंगे और एसएमएस के थ्रू आपको हम एक सेंटर है जहां हमारा प्रैक्टिकल्स होता है उसको वर्क सेंटर बोलते हैं, आपको वहां भेजेंगे। आप जैसे ही वहां जाएंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से एक ग्रुप बना दिया जाएगा जो पीजीडीसीए का सेपरेट होगा और बीसीए का अलग होगा। अभी हमारे पास जितने भी लर्नर हैं, इतनी एक्सपेक्टेशन हमारी थी कि कम से कम 50% आएंगे। हमारे पीजीडीसीए न्यू में 500 प्लस स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, पर यहाँ हमारे दोनों ही पीजीडीसीए और बीसीए दोनों के स्टूडेंट को मिला के हम देख रहे हैं कि 133 है, जिसमें 2-3 तो हम ही लोग हैं। तो इस तरीके से आपका जो ये प्रेजेंस है ये बताता है कि आप अपने लिए कितना सिंसियर हैं, आपको इन्फॉर्मेशन की कितनी जरूरत है या फिर आप किस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो जो कोई भी अभी हमारे साथ है कम से कम इस टाइम का सदुपयोग करिए, उसको इधर उधर की बातों में व्यर्थ नहीं गवाएंगे हम लोग। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमारा बीसीए का स्टूडेंट जो है वो अभी बहुत छोटा है। पीजीडीसीए वाले हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं जो बीएससी बीए मैथमेटिक्स के साथ करने के बाद इनरोल होते हैं, तो वो जरूर है ऐसा कि वो ज्यादा मैच्योर होंगे हमारे बीसीए वालों से। तो सबसे पहले मैं बीसीए के स्टूडेंट से बात करना चाहती हूँ कि आप सबको मालूम है कि आपका प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश मीडियम में है और आपकी किताबें जो आपको मिलेगी वो सब इंग्लिश मीडियम में होंगी। कंप्यूटर बेस्ड जितने भी आपके कार्यक्रम होते हैं कहीं भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, उसके लिए इंग्लिश माध्यम का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने 10+2 किया है, अभी तक जितनी भी अच्छी इंग्लिश आपकी होगी या जितनी आपने जैसी पढ़ाई की है, थोड़ा अलग से आपको ध्यान देना होगा।
जो पढ़ाई आपने की है उससे बेहतर पढ़ाई करने के लिए, या भी फिर आपको अलग से जो रेफरेंस बुक्स लेने होते हैं, वो सारे जो है वो आपको इंग्लिश माध्यम में ही अच्छी किताबें मिलेंगी। तो इंग्लिश पे भी फोकस करना है, धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर जाएंगे। सारे आपके असाइनमेंट इंग्लिश में बनते हैं, आपको आंसर्स लिखने होते हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन में, तो आपको कंप्यूटर के साथ साथ इंग्लिश पे फोकस करना है। और उसके अलावा आपको ये जानना है कि आपकी जो किताबें हैं उसको हमको पढ़ना कैसे है, असाइनमेंट लिखना कैसे है, और किस तरीके से आप सबमिट करेंगे। ये सारी बातें दोनों ही प्रोग्राम के लिए कॉमन है। जो सारी कॉमन बातें हैं उसको मैं अलग से नहीं बताऊंगी, पर बीसीए के स्टूडेंट को प्रोजेक्ट करना है, और पीजीडीसीए न्यू में सिर्फ प्रैक्टिकल है, उनको नहीं है। तो बीसीए के स्टूडेंट हमारे साथ बहुत लंबे समय तक बने रहेंगे, उनका 3 साल का ये कार्यक्रम है। और इसके दौरान जैसे सर ने बताया था कि हमारे यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन दिया जाता है। मिनिमम यानी जो यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 3 साल में आप ग्रेजुएशन करते हैं, तो बीसीए वालों को 3 साल दिया गया है। और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम है आपका पीजीडीसीए का, तो उनके लिए सिर्फ 1 साल ही है, उसमें 2 सेमेस्टर आते हैं। और बीसीए के स्टूडेंट के लिए हर एक साल 2-2 सेमेस्टर आएंगे। इस तरीके से उनका 6 सेमेस्टर का ये पूरा प्रोग्राम है। इनको पूरा करने के लिए, बीसीए को पूरा करने के लिए 6 साल का मैक्सिमम ड्यूरेशन दिया जाता है। अगर खुदा न खास्ता किसी कारण से आप तो 3 साल में कार्यक्रम को पूरा नहीं कर पाते हैं, मैं कार्यक्रम बोलूंगी तो आपको अपना कोर्स ही समझना है इसको। जैसे हमारी टर्मिनोलॉजी होती है इग्नू में कि हम अपने कोर्सेज को प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर ढेर सारी कोर्सेज होते हैं हमारे, तो अलग अलग नाम से उनके टाइटल्स दिए जाते हैं, उनके कोड दिए जाते हैं। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं कार्यक्रम क्या कह रही हूँ। पीजीडीसीए न्यू और बीसीए आपका प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसको हम अलग अलग आपको अभी अपने प्रेजेंटेशन में बताएंगे। सबसे पहले जो कॉमन बातें हैं उन सबको आपको ध्यान में रखना है कि आप सबसे पहले जब एडमिशन होता है तो आपको अपना आई कार्ड डाउनलोड करके रखना है, जो आपने कर लिया होगा अब तक, क्योंकि अभी तक आप असाइनमेंट भी जमा करने लगे हैं। आपको ये पता चल गया है कि असाइनमेंट के क्वेश्चंस कहाँ होते हैं। इग्नू के वेबसाइट पे जाना तो जरूरी है ही। इग्नू का जो ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आपने एडमिशन लिया है, रीजनल सेंटर पटना का भी अपना एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां जाने की भी आदत डालेंगे। इसके साथ साथ हम आगे आपको अपने स्लाइड्स में भी बताएंगे कि सोशल मीडिया अकाउंट में जाना क्यों जरूरी है। जिस तरीके से ये 500 स्टूडेंट का हम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चला सकते हैं, आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी हम बनाते हैं। हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आप सभी जाके ज्वाइन कर लेंगे तो आपके जितने भी शेड्यूल्स हम बनाते हैं, जो भी आपका इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है, हम चैनल पर डाला करते हैं। इसके अलावा कि हम ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेज पे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर किसी ग्रुप में आप रहना चाहते हैं, जो रीजनल सेंटर पटना के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा, वो ज्यादातर टेलीग्राम चैनल पे होता है। तो ये चैनल्स के लिंक आपको कहाँ मिलेंगे? आपको आरसी पटना के वेबसाइट पे जरूर विजिट करना है, आज के ही आज। आप वहां जाएंगे, सारे आइकन्स वहां पे अवेलेबल हैं, वो आपको लिंक ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर ट्विटर में जाना चाहते हैं तो ट्विटर का जो आपको चुड़िया दिखेगी उसको आप क्लिक करेंगे, आप उसको फॉलो करेंगे, आपको सारे नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे। उसी तरीके से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप क्लिक करिए और आप उसमें एंटर कर जाइए, आप उस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आप कभी शायद हमारे वेबसाइट पे जाके नहीं ले पाते हैं, आप उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप का जो चैनल है हमारा, उस चैनल के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन शेयर किया करेंगे, तो उसमें वहां भी आप जा सकते हैं। इस सब के अलावा जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनका जो लोग वहां पे अपीयर होते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों का ग्रुप बनता है। जो एब्सेंट होंगे शायद उनका नहीं बनेगा, लेकिन आप जब वर्क सेंटर पे जाएंगे तो वहां पे ये ग्रुप क्रिएट कर दिया जाएगा। ये बहुत मतलब मामूली बात है, इसके लिए आपको बहुत परेशानी थी कि हमें ग्रुप में आ जाए, ग्रुप में आ जाए, बिना किसी और इन्फॉर्मेशन के। सबसे पहले आपके लिए ग्रुप इम्पोर्टेंट था, तो मैंने ये बातें आपसे शेयर कर ली। लेकिन सबसे पहले मैं बीसीए वालों को जो कॉमन बातें हैं वो सारी पीजीडीसीए न्यू के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। अलग से आपको प्रोजेक्ट के बारे में बता दूंगी कि उसमें क्या करना है, जो आपको 5th सेमेस्टर का वो कोर्स कोड है। अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, धीरे धीरे आपको सारी जानकारी मिलेगी। और अलग से प्रोजेक्ट के लिए मैं एक सेशन आप सिर्फ बीसीए वालों का अलग से ऑर्गेनाइज करूंगी जब आप 4th सेमेस्टर में होंगे। उसके लिए ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पर जो अभी जो मेरा प्रेजेंटेशन होगा, बेसिकली मैं पीजीडीसीए न्यू, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट है हमारे,
उनके लिए मैं शेयर करूंगी और साथ ही साथ बीसीए को भी लेकर चलूंगी। तो मैं अपने शेयर करने के साथ ही आपको इस बात का इंस्ट्रक्शन दूंगी कि आप ध्यान से ये सुन लेंगे और जहां तक संभव हो अगर आपको लगे कि कोई इन्फॉर्मेशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या आप नोट डाउन कर ले सकते हैं। आप 2 मिनट समय देंगे तो मैं अपना प्रेजेंटेशन चला लूं। कोई मुझे सिर्फ ये बता दे कि आपको कोई मेरा स्क्रीन पे कोई स्लाइड दिख रहा है या नहीं? यस मैम, दिख रहा है। यस मैम। मैम, सबसे पहले हमने बोला था कि पीजीडीसीए प्रोग्राम है जिसकी एलिजिबिलिटी आपको मालूम है, जिन्होंने 3 साल का बीए प्रोग्राम किया है और साथ में एक मैथमेटिक्स पेपर भी पढ़ा है 10+2 लेवल में या फिर ग्रेजुएशन लेवल में। अगर पढ़ाई नहीं की है, मैथ्स पेपर नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जो मिनिमम ड्यूरेशन है आपका 1 साल का है और जो बीसीए के स्टूडेंट हैं हमारे उनके 3 साल के पूरे मिनिमम ड्यूरेशन है और मैक्सिमम उनके लिए 6 साल है और इनका जो पीजीडीसीए में हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए 3 साल है। मीडियम आपका इंग्लिश है, ये पहले बता चुकी हैं। आपको अपने स्कूल के बारे में जानना है। ये प्रोग्राम जो इग्नू ऑफर कर रही है वो कंसर्न स्कूल जो है SOCIS के नाम से जाना जाता है, जिसको आप कहते हैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। यहाँ एक डायरेक्टर होते हैं। आपको किसी भी अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ ज्यादा जानना है या बेहतर जानने की कोशिश करना है या फिर आपको कोई सजेशन देना है तो आप इनके फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं और साथ में आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो इसी स्कूल के जो फैकल्टीज हैं उनके ईमेल आईडी वहां पे उपलब्ध होते हैं, उनको आप इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। आप पूरे प्रोग्राम को देखेंगे तो पीजीडीसीए में आपके 2 सेमेस्टर हैं और पूरी क्रेडिट्स आपको दिख रही होगी कि 32 क्रेडिट्स है। अब पूरे 32 क्रेडिट्स में आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल्स दोनों मिला के हैं। ये क्रेडिट क्या होता है दोनों ही प्रोग्राम के लिए, आप जहां कहीं भी आप अपने कोर्स कोड को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, CR से उसको डिनोट करते हैं हम, और ये एक माध्यम है ये बताने का स्टूडेंट को कि आपको इस कोर्स में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी आपको कितना स्टडी आवर डिवोट करना होगा तब जाके ये कोर्स पूरा होगा। यानी अगर 1 क्रेडिट 2 क्रेडिट 3 क्रेडिट का कोई कोर्स है तो आपको ये पता चलना चाहिए 1 क्रेडिट या 2 क्रेडिट का कोई भी कोर्स होगा तो उसमें समय कम लगेंगे। 4 क्रेडिट 8 क्रेडिट के होंगे तो उसमें समय ज्यादा लगेंगे, यानी उसमें एक्टिविटीज भी ज्यादा होंगी और आपकी जो कोर्स मटेरियल है वो भी ढेर सारी मिलेंगी, ब्लॉक्स ज्यादा होंगे, तो इसलिए आपको समय भी उसमें ज्यादा लगेगा। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि 1 क्रेडिट क्या होता है। 1 क्रेडिट आपका 30 आवर्स देना है जिसमें आपको सारी एक्टिविटीज जो आपको पढ़ाई के दौरान करनी है, यानी आपकी सेल्फ स्टडीज, प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट की राइटिंग, वो सारी या प्रोजेक्ट है, वो सब कुछ मिलाने के बाद वो आपका स्टडी आवर तय होता है। अगर वो 1-2 क्रेडिट का है तो 30 आवर्स देंगे तो 30 × 2 करेंगे, अगर 4 क्रेडिट का है तो 30 × 4 करेंगे। उस तरीके से आपको एक समझ में आती है बात कि आपको कितने घंटे इसमें समय लगाने हैं। पीजीडीसीए का प्रोग्राम 2 सेमेस्टर में है। हमने ये दोनों सेमेस्टर के कोर्स कोड अलग अलग लिखे हैं। बीसीए के बहुत सारे हैं, उनको अपना प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करके देखना पड़ेगा कि हर सेमेस्टर में कितने कितने आपके कोर्स कोड हैं और किस तरीके से उनको क्रेडिट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो पीजीडीसीए के स्टूडेंट हैं MCS 201, 202, 203, 204 एंड 205 इतने सारे आपने ऑप्ट किए हैं जो आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल में दिख रहे होंगे। इसमें आपको एक बात ध्यान देनी है कि आपके 3 कोर्स कोड जो हैं वो हैं आपके थ्योरी पेपर्स। थ्योरी पेपर्स के अलावा 2 आपके लैब कोर्सेज हैं जिसके लिए आपको वर्क सेंटर पे करनी पड़ेगी। ये आपको दिख रहा होगा, थ्योरी कोर्सेज जो है आपके 4-4 क्रेडिट के हैं। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। और जो आपका ये लैब कोर्स दिख रहा है वो 2-2 क्रेडिट के हैं। ये 2 क्रेडिट के लैब कोर्स कितने कितने टाइम और ड्यूरेशन के होंगे हम लोग आगे उसके लिए बात करेंगे, पर थ्योरी और ये आपके लैब कोर्सेज है। सेकेंड सेमेस्टर में जाने के लिए आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, आप अपना माइक ऑफ करिए, जो कोई भी अपना माइक ऑन कर लिया।
विनोद जी म्यूट कर दीजिए प्लीज। आपको सेकंड सेमेस्टर में जाने के लिए फिर से एक बार आपको अपना री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और री रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक आपको वही मिलेगा जो आपका समर्थ पोर्टल था, इग्नू के मेन वेबसाइट पे वो लिंक उपलब्ध होता है उस सेशन के लिए, जहाँ पे आपको वो दिख जाएगा। आपने जैसे जनवरी में एडमिशन लिया है तो आपको जुलाई की जो लिंक आएगी, जुलाई 24 की, उसमें आपको अपना री रजिस्ट्रेशन करवाना है। और वो सारे जो उसमें लिंक जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन का जो भी उसमें डिटेल्स दिया हुआ है उसको फॉलो करते हुए भरने के बाद आपको पर पेपर जो आपके फी रिक्विजिट होते हैं उसको आप सबमिट करके कंप्लीट करते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से बीसीए के स्टूडेंट जो है वो भी सेकंड सेमेस्टर के लिए उसी लिंक का प्रयोग करेंगे और अपने प्रोग्राम के जो भी कोर्सेज होते हैं वो ऑप्ट करने के बाद उसको फाइनल अपनी पेमेंट करने के बाद उसमें री रजिस्टर हो जाते हैं। री रजिस्ट्रेशन होते ही आपको एक बार फिर से 6-7 दिनों के अंदर में चेक करना चाहिए कि आपके रजिस्ट्रेशन या एडमिशन स्टेटस में शो कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको कुछ दिन और वेट कर लेना चाहिए, जब डाटा डाउनलोड होके चढ़ जाता है तभी वो दिखता है। अभी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया और तुरंत 1 से 2 दिन में नहीं दिखेगा, उसके लिए थोड़ा वक्त देना पड़ता है। उसके लिए कोई आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं कि मेरा कोर्स क्यों नहीं दिख रहा है। सेकंड सेमेस्टर के बाद ठीक उसी तरीके से 3rd, 4th, 5th, 6th तक का बीसीए के स्टूडेंट जाएंगे, पर सेकंड सेमेस्टर के बाद पीजीडीसीए को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। जिन लोगों ने मैथ्स पेपर नहीं लिया है 10+2 में और एडमिशन लिया है पीजीडीसीए न्यू प्रोग्राम में, उनको एक अलग से पेपर पढ़ना पड़ता है, बीसीएस 012। ये पेपर सिर्फ मैथ्स का पेपर है जो 10+2 लेवल का ही मैथ्स होता है, जिसको आप इसको क्लियर करते हैं तभी आपका ये पीजीडीसीए प्रोग्राम पूरा हो सकता है। आपको इग्नू में पढ़ते हुए कौन कौन सी सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप एकेडमिक सपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन का जो सपोर्ट है दोनों अलग होता है। अभी हम लोग सिर्फ एकेडमिक सपोर्ट की बात करते हैं। सबसे पहली चीज आपको जो मिलती है वो है सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जो प्रिंटेड फॉर्म में मिलती है। जिन लोगों ने ऑप्ट किया होगा कि मुझे प्रिंटेड चाहिए, उनके पास किताबें पहुंचती हैं, या फिर आपको ई ज्ञान कोश से डाउनलोड करके उसकी पीडीएफ फाइल पढ़नी पड़ती है। ये सभी बीसीए और पीजीडीसीए के लिए बहुत कॉमन सी चीजें हैं कि हार्ड कॉपी से ज्यादा शायद आप प्रेफर करेंगे कि आप ऑनलाइन किताबों को पढ़ सकें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हमारे कार्यक्रम है जो इंटरनेट के थ्रू ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स है, जो हमेशा ज्ञानवाणी पे या ज्ञान दर्शन चैनल है, उस चैनल का भी हम डिस्क्रिप्शन आपको बता देंगे। जब आप काउंसलिंग क्लासेस में जाएंगे या प्रैक्टिकल सेशंस में जाएंगे तो आपको इसके बारे में भी अलग से इंफॉर्मेशन दिया जाता है। नहीं तो फिर आप ई ज्ञान कोश में जाएंगे, वहां आपके ये सारे चैनल्स और वहां जो वीडियोस पहले से डाल दिए गए हैं आर्काइव वीडियोस, वो सब पहले वाले वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर लाइव जो कार्यक्रम होने होते हैं उनका भी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगा। फेस टू फेस काउंसलिंग सेशंस भी दी जाती हैं आपको। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप उस सेशंस को अटेंड करें, वहां कोई अटेंडेंस का बैरियर भी नहीं होता है। आपके काउंसलर्स उसमें आते हैं, जो आपके डाउट्स होते हैं उनको बस वहां पे क्लियर किया जाता है, वरना आपको खुद से पढ़ना है। जो किताबें आपको मिली हैं उस किताबों को पहले खुद से पढ़ना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षाएं दी जाएंगी, जिसमें जाके आप सिर्फ अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, बात करेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। वेब बेस्ड एकेडमिक सपोर्ट्स जो है आपके, वो इसके अलावा आपके जितने भी ऐसे जो भी प्रोग्राम्स हैं उसमें आपके असाइनमेंट जो है आपके वेबसाइट पे मिलते हैं। जो प्रैक्टिकल करने जाते हैं उसके लिए आपको सर ने बताया, मैं ज्यादा विस्तार से उसको नहीं बताऊंगी, कि आपको उसमें 75% अटेंडेंस मस्ट किया गया है, इसलिए ये मैंडेटरी पार्ट है और आपको जाकर प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। ज्ञान दर्शन चैनल और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी डायरेक्ट भी करती है या फिर हम भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। ज्ञानवाणी एक ऐसी जगह है जहाँ से टेलीकास्ट होती है कुछ भी। अगर कोई टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछते हैं, उधर से कोई एक्सपर्ट बैठा होता है जो आपके सब्जेक्ट से होता है, उसकी जवाब देते हैं, जिसके इन्फॉर्मेशन हम अपने फेसबुक पेज पे टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं कि कब आप कौन से टाइम पे इन सेशंस का आप लाभ उठा पाएंगे। स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल है जिस पर भी आपके कार्यक्रम जो है वो हमेशा लाइव दिए जाते हैं और इनके आर्काइव्ड वीडियोस भी अवेलेबल होते हैं। स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल, अगर आप उसके
यूट्यूब पे जाते हैं तो अभी भी आपको दिख जाएगा आपके प्रोग्राम से संबंधित कितने वीडियोज उसमें अपलोडेड हैं, उसको भी पढ़ के आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग सेशन मैंडेटरी नहीं है, मैंने तुरंत ही बताया था, इसके लिए बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पर मैंडेटरी पार्ट जो है उसका डिस्कशन हम अगले स्लाइड में करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल सेशंस, जिसकी वजह से आप सब भी परेशान होते हैं और आप परेशान होते हैं तो ऑब्वियसली हम सब भी परेशान हो जाते हैं। आपकी वजह से प्रैक्टिकल सेशंस का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जल्द से जल्द वो खत्म हो जाए और जहाँ कहीं भी आप जा रहे हैं वहाँ अच्छे टीचर उपलब्ध कराए जाएं और टाइम टू टाइम हम मॉनिटर भी करते हैं कि आप सब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब 75% अटेंडेंस नहीं होगा जो प्री रिक्विजिट है आपके प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन के लिए, तो फिर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, उसके बावजूद आपको एग्जाम में अपीयर होने नहीं दिया जाता है, जो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आती है बात। अगर आप थोड़ा सीरियस हो जाएंगे तो आपका ना समय बर्बाद होता है और ना फिर आपके पैसे बर्बाद होते हैं जो आप एग्जाम फॉर्म भरने के दौरान करते हैं। इसके लिए आपको एक कंप्यूटर सेंटर प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी शेड्यूल हम अपने वेबसाइट पर डालते हैं और आपको एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्म कर देते हैं। यहाँ जाने के बाद आपको प्रैक्टिकल काउंसलिंग दी जाती है, यानी आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है। वहाँ काउंसलर उपलब्ध होते हैं, वहाँ एक मशीन ऑपरेटर होता है, वो दोनों मिलके आपको आपके सिस्टम में वो सारे सॉफ्टवेयर जो आपके सिलेबस में होते हैं उससे आपको परिचय करवाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे सिलेबस में जो जो आपको करना होता है वो सारे प्रैक्टिकल्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की तरह आपको वो सिखा के बताते हैं। ये इन सबको अटेंड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिना इसके आप एग्जाम फॉर्म भर लेंगे तो भी आपको एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाएगा। इसका बार बार इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आप एक सेमेस्टर में प्रैक्टिकल मिस कर जाते हैं, अगले सेमेस्टर में आपके आगे के 2 कोर्स और पीछे के 2 कोर्स 4 हो जाएंगे। अगर 20-20 दिन का या 10-10 दिन का एक सेशन आपका एक कोर्स का प्रैक्टिकल होता है, तो इस तरीके से ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप ये कोशिश करेंगे कि अपने सेमेस्टर में ही अपने प्रैक्टिकल को पूरा कर लीजिए, ताकि आपको ये नौबत नहीं आए कि आपको उसमें कहीं जॉब की वजह से या कोई पर्सनल इशू की वजह से आप उसको कंप्लीट नहीं कर सके। ये प्रैक्टिकल इश्यूज जो हम आपकी तरफ से बता रहे हैं, जो आपके सीनियर बैच के स्टूडेंट्स के साथ ये फेस करना पड़ रहा है शायद उनको, तो इस तरीके का जो जो भी ये मीटिंग अटेंड कर रहा है वो अपने दोस्तों में भी इस बात को जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। भले आप काउंसलिंग ना करें लेकिन आप अपने प्रैक्टिकल सेशंस में जाएंगे और कोशिश करें 100% अटेंड करने का, नहीं तो कम से कम 75% अटेंडेंस आप पूरी कर लें। उसके बाद ये आश्वस्त भी कर लें कि आपने हर दिन अपने अटेंडेंस के जगह पे ही बनाया है, किसी और के इनरोलमेंट पे आप बना रहे हैं या कोई प्रॉक्सी कर रहे हैं तो उस केस में आपके अटेंडेंस काट दिए जाते हैं सेंटर्स पे, जिसके लिए आपको फिर बाद में परेशानी उठानी पड़ती है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि प्रैक्टिकल सेशंस करने के लिए जब जाते हैं तो वो वर्क सेंटर इग्नू हायर करती है, हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। उनके कंप्यूटर्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनके स्टाफ के साथ में किसी तरह की गुस्ताखी नहीं करेंगे, इनडिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट हो सकता है अगर आप उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। तो इग्नू का स्टूडेंट हमने हमेशा से सुना है कि बहुत सभ्य होते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से वंचित होते हैं जो रेगुलर कोर्सेज नहीं पढ़ सकते हैं, उनके पास खुद का बहुत कम समय होता है, तो ये बदमाशियों में अपना समय नहीं लगाएंगे और अपने काम पे अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे। अगर किसी तरह की आपको दिक्कत आती है तो जरूर आप हमारे रीजनल डायरेक्टर से या फिर मुझसे संपर्क करेंगे और अपना एप्लीकेशन लिख के यहाँ जमा करेंगे या फिर ईमेल के थ्रू आप हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपको सेंटर्स पे किस तरह की असुविधा हो रही है। आपका कोई पर्सनल इशू को हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, पर सेंटर पे हो रही कोई दिक्कत होगी तो उसको हम और हमारे रीजनल डायरेक्टर जरूर सॉल्व करते हैं। तो rcpatna@ignu.ac.in, shalini@ignu.ac.in पे आप अपना कोई भी जो भी आपकी परेशानी है उसको लिख के हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं। पर अनड्यू एडवांटेज कभी भी लेने की कोशिश नहीं करिएगा कि हम बीमार थे इसलिए हम मेडिकल सर्टिफिकेट लगाएंगे तो ये अटेंडेंस पूरी हो जाएगी, और इस तरह की तमाम जो आप चीजें दिमाग में आपकी आती हैं कि हम नहीं करेंगे और फिर भी मुझे ये मिल जाएगा, तो ये किसी भी हालत में संभव नहीं है। अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो आप अगले सेशन में फिर से करेंगे, अपने जो जूनियर बैच आएंगे उनके साथ में आपको अटेंड करना पड़ेगा। तो समय बर्बाद नहीं कीजिएगा इन सब में। मेरा ये बस इसलिए कहना है कि हम आपके
सीनियर्स को सलाह देते थे, लेकिन वो समझते नहीं थे। आज वो पूरे महीने के लिए बाध्य हो गए हैं कि वो 2-3 सेशन एक साथ करना पड़ रहा है। इवैल्यूएशन स्कीम हमारी होती है जिसमें आपको एक असाइनमेंट लिखने के लिए दिया जाता है। उस असाइनमेंट में आपको आपके आंसर्स बना के और वो टर्म एंड एग्जामिनेशन के पहले जिस एग्जामिनेशन को आप देना चाहते हैं, जैसे जून टर्म एंड एग्जामिनेशन है तो उसके पहले आप मार्च से जमा करना शुरू करते हैं और ये लास्ट अप्रैल तक आप इसको जमा करते हैं। ये क्वेश्चन आपको अब तक मिल गए होंगे, नहीं अगर जिसने नहीं बनाया है या जिनको नहीं मालूम था उसको इग्नू के वेबसाइट पे जाना है, जहां से डाउनलोड्स में जाके असाइनमेंट आप डाउनलोड कर लेंगे और उनके क्वेश्चंस बनाने हैं। किस तरीके से बनाने हैं वो असाइनमेंट वाले स्लाइड में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। और इसमें ये असाइनमेंट जो है इसका इवैल्यूएशन होता है 100 मार्क्स में, पर इसके वेटेज निकाल के आपको 30% जो इसका मार्क्स है वो जोड़ दिया जाता है, जो आप टर्म एंड एग्जामिनेशन के थ्योरी पेपर लिखते हैं और उसमें आप जितने मार्क्स ऑब्टेन करते हैं उसमें इसको ऐड करने के बाद फाइनल मार्क्स दिया जाता है। प्लीज अभी मीटिंग हो रही तो आप इसके लिए बिल्कुल ये ध्यान से असाइनमेंट को बनाएंगे और सीरियसली उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जो रिक्वायर्ड आंसर है उतना ही आंसर लिखेंगे और बहुत अच्छे से लिखने के बाद साफ सुथरे ढंग से इसको सबमिट करके उसके बाद एक रिसिप्ट आपको मिलेगी सबमिशन की, उसको तब तक अपने पास रखेंगे जब तक कि आपका मार्क्स अपडेट नहीं हो जाता है आपके ग्रेड कार्ड पे। वहां पे आपको दिख रहा होगा कि कितने कम से कम मार्क्स आने चाहिए कि आप पास करेंगे। 40% मार्क्स दोनों में, अलग अलग असाइनमेंट में और आपके थ्योरी में 40% कम से कम मार्क्स होने चाहिए, तभी आपका वो कोर्स जो है वो कंप्लीट समझा जाएगा। और आप उसके लिए आप जब ग्रेड कार्ड में देखेंगे अगर नॉट कंप्लीटेड है तो आपको दोनों ही चेक करना पड़ेगा कि असाइनमेंट में फेल हूँ कि आपके थ्योरी के पेपर में क्रॉस लगा है। इन बातों का आप ख्याल रखेंगे। इसके साथ ही आपका वाइवा वो से जो है वो असाइनमेंट आप जो जमा करते हैं उसमें वाइवा भी होता है जिसमें 20 मार्क्स के वाइवा होते हैं। अगर वो कंडक्ट कराया जा रहा है तो उसको जरूर आप अपीयर होंगे उसमें और वाइवा पोसे में सम्मिलित होकर मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अगर आपने प्रीरिक्विजिट जितनी भी हमने अभी जानकारी आपको दी कि आपको असाइनमेंट्स जमा करने हैं तभी आप टर्म एंड एग्जामिनेशन के फॉर्म भर सकते हैं। ये एक लिंक है जो लिंक आपको वहाँ इग्नू की वेबसाइट पे मिलेगा। और टर्म एंड एग्जामिनेशन जून की लिंक जो भरी जा रही थी आपने भर भी ली होगी अब तक। अगर नहीं भरा है तो लेट फाइन के साथ भी आपको एक मौका दिया जाता है जिसमें 1100 रुपए लेट फाइन प्लस जो आपके एग्जामिनेशन के चार्ज पर कोर्स दिए लगते हैं 200 रुपीज, वो भी आपको साथ में जमा करना पड़ता है, जिसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट के साथ रीजनल सेंटर में आप संपर्क करते हैं तो आपको उसमें भी एक मौका आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का दिया जाएगा। इसके साथ ही कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर लेते हैं, एक हॉल टिकट जब एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस हो जाता है कितनी तारीख से, जिसकी डेट शीट भी उपलब्ध होती है, आपको 14 से 15 दिन पहले एग्जामिनेशन के हॉल टिकट आपके वेबसाइट पे इनरोलमेंट डालने के बाद या प्रोग्राम डालते हैं तो फिर आपको वो हॉल टिकट जो मिलती है उसके साथ में आपको अपना आई कार्ड लेके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। वहां जाके आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसको बहुत अच्छे से टैकल करना है जिससे आपको अच्छे मार्क्स आए। अगर वहां नहीं आता है तो आपने अगर अच्छे ढंग से असाइनमेंट लिखा है तो आपके 100 नंबर में अगर 90% आपने पहले ही स्कोर कर लिए हैं तो उसका 30% मार्क्स जो है वो आपको अच्छे ग्रेड दिलाएगा। इसलिए असाइनमेंट को हमने बहुत अच्छे से आगे भी बताना है और बार बार मैं उस पर जोर दे रही हूँ कि थ्योरी में हो सकता है आप कम पढ़ें या कोई और दिक्कत हो जाए, लेकिन आपके ये मार्क्स जो है ना असाइनमेंट के वो बहुत आपके लिए यूजफुल होते हैं। आपका ये टर्म एंड प्रैक्टिकल जो अभी मैंने काउंसलिंग की बात की थी, जो लोग काउंसलिंग कर लेते हैं और प्लस एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं उन लोगों के लिए एक डेट शीट अलग से आती है जिसमें उनका एग्जामिनेशन होता है जो हमेशा थ्योरी पेपर के खत्म होने के बाद होता है। जैसे कि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देंगे, ये जून टर्म एंड एग्जामिनेशन है वो 7 जुलाई तक शायद ये खत्म होगी। जैसे ये खत्म होगी उससे पहले ही प्रैक्टिकल के डेट शीट जो है वो वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। वो आरसी पटना के वेबसाइट पे भी होगा और इग्नू के मेन वेबसाइट पर भी होगा। आप अपने कोर्सेज का देखेंगे क्या डेट है, उस डेट पे आपको फिर से अपने एग्जामिनेशन सेंटर जो हम अलॉट करते हैं वो एग्जाम सेंटर एसएमएस के थ्रू आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कहाँ जाके आपको एग्जाम देना है। हो सकता है वो आपका वर्क सेंटर हो या फिर कोई और सेंटर हो, तो आप वहाँ पे जाएंगे। फिर वहाँ पे आपको अपना हॉल टिकट प्लस आपका आई कार्ड होना बहुत जरूरी है।
वहां जाने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते हैं, उसका इवैल्यूएशन अलग होता है। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो होते हैं वो 80% वेटेज रखते हैं, और आपके वहाँ वाइवा वो से होती हैं, जो भी प्रैक्टिकल आप करते हैं उसके प्रैक्टिकल फाइल के साथ आप जाएंगे और आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो 20% मार्क्स जो है आपको उस वाइवा वोसे के आधार पे दिया जाता है। इस तरीके से आपके ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन खत्म होंगे, और इसमें भी पास होना बहुत जरूरी है। आपने जो कुछ भी किया तो सिर्फ अपीयर होना ही जरूरी नहीं होता है, उसमें आपके मिनिमम जो मार्क्स है वो 40% होने चाहिए, जैसे कि बाकी के असाइनमेंट में थ्योरी में थे। आपको प्रैक्टिकल में भी 40% मार्क्स आएंगे तो ही आप पास माने जाएंगे, नहीं तो आपको फिर अगले सेशन में फिर से आपको प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे और उसके एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा। असाइनमेंट लिखते समय सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट पूछने लगते हैं कि कैसे पेपर होंगे, कौन सा इंक होगा, कहाँ क्वेश्चन होगा, कैसे लिखेंगे, हाथ से लिखेंगे, टाइप करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना आपके सब प्रोग्राम गाइड में लिखे होते हैं। आपको बस ये करना है कि आज ही आप अपने प्रोग्राम गाइड को ई ज्ञान कोश से डाउनलोड करेंगे और किताबों से पहले पहले प्रोग्राम गाइड को पढ़ लें। वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो हमने अभी शेयर किए हैं और मैं बता रही हूँ वो सभी वहाँ लिखे रहते हैं। मैं बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो बहुत कॉमन होती है वो मैं आपको बता रही हूँ, डिटेल आपके वहीं उपलब्ध है। आपको असाइनमेंट के लिए A4 साइज पेपर लेना चाहिए। पेपर अच्छी क्वालिटी का होगा तो आप की राइटिंग उस पर अच्छी आएगी, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। ये हमेशा हैंड रिटन होता है, कभी भी ये कोई, जैसे मैंने आपको बताया था कि आजकल इतना फ्रॉडिज्म चल रहा है कि सबसे पहले इग्नू का कोई मैसेज जाए उससे पहले आपके पास मैसेज पहुंच जाता है कि सॉल्व असाइनमेंट के लिए आप हमसे संपर्क करिए। इस लिंक को दबाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होइए। आपको 3000 में 80% मार्क्स तक की जो स्टूडेंट ने मुझे दिखाया और बताया उसके आधार पर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, शायद आपके पास भी आया होगा। तो वो बनी बनाई जो असाइनमेंट होती है वो आपको कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं दिलाएगी। यहाँ हो सकता है कि उन्होंने कई बार बहुत सारे स्टूडेंट से बेचा होगा, तो आप उसमें भी फेल हो सकते हैं सिर्फ इस आधार पे कि आपने कॉपी की हुई है और बहुत सारे लोगों ने एक साथ कर लिया है। तो यूएफएम बोलते हैं जिसको, अनफेयर मींस के अंदर आप बुक हो जाते हैं, तो असाइनमेंट के मार्क्स आपके नहीं चढ़ाए जाएंगे और आपकी ये जो आगे थ्योरी का पेपर है ना वो देने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका रिजल्ट भी उससे हैम्पर करेगा। अगर आपने असाइनमेंट का क्वेश्चन डाउनलोड कर लिया और खुद से आपको बनाना है तो आपको सबसे पहले एक प्लानिंग करनी होगी कि इस सारे क्वेश्चंस को हम कैसे बना सकते हैं। 4 क्वेश्चन बनाने हैं, 5 क्वेश्चन बनाने हैं, उसके लिए आपको जो स्टडी मटेरियल दी गई है उसको ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ते समय उसको हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए। और वो कहाँ कौन से क्वेश्चन के काम आएगा उसको आप साइड में जो मोटा सा आपको मार्किंग दिया रहता है उसमें ही आप उसको नोट डाउन कर लेंगे कौन से क्वेश्चन के लिए। आप जब आप अपनी किताबें देखी होंगी दोनों साइड में कुछ स्पेस छोड़ा हुआ होता है, वो स्पेस सिर्फ आपको लिखने के लिए दिया हुआ है। आपके डाउट्स, आपके जो भी आपके क्वेश्चंस मन में आ रहे हैं या कुछ आपको अच्छा लग रहा है तो वहां पे नोट कर सकते हैं, छोटे छोटे पेन से या पेंसिल से लिख लीजिए। अब क्वेश्चंस की प्लानिंग आपको पढ़ने के साथ ही शुरू कर देनी चाहिए कि किस तरीके से इसको हमको करना है। फिर वो प्लानिंग आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम आएगी। आप जो छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करके रख रहे थे उसको आप इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद फिर आप अपने लैंग्वेज में हाथ से साफ सुथरे कागज पे उसको लिखेंगे और जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लिखेंगे। सिर्फ जो स्टडी मटेरियल में जो लिखा हुआ है उसको कॉपी करके नहीं लिखना है। आपको अगर समझ में आ गई है वो बात, क्वेश्चन के आंसर को आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग का पता चलता है कि आपने जो पढ़ाई की है उसको समझ के पढ़ाई की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाथ से लिखा होना चाहिए, टाइप्ड नहीं होना चाहिए, खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए। 2-4 दोस्त मिलके एक साथ नहीं बनाएंगे, अपने अपने क्वेश्चंस को, सेम क्वेश्चन है पर लिखने का तरीका सबका अलग होता है। तो इस तरीके से आपके अलग अलग सेपरेट कोर्स कोड का सेपरेट असाइनमेंट जमा करना है। ऐसा भी नहीं है कि आपके 3 कोर्स कोड हैं अगर थ्योरी के तो 3 को आप इकट्ठा जमा करेंगे, अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग जमा करेंगे। इसके इवैल्यूएटर्स भी अलग होते हैं। अगर आप एक साथ इकट्ठा जमा कर देंगे तो किसी एक में सारी इंफॉर्मेशन आपके चले जाएंगे और बाकी के साथ में नहीं रहेंगे। तो जो भी गाइडलाइन सबमिशन का आपके प्रोग्राम गाइड में दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। एक कोर्स कोड का मैं बता रही हूँ, उसी तरीके से सभी का करना है आपको। आप अपना एक क्वेश्चन पेपर जो निकाले हैं उसको साथ में रखेंगे, आईडी कार्ड रखेंगे,
इसके पहले एक परफॉर्मा है जो मेन पेज बनाते हैं, कवर पेज बनाते हैं उसको। इसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके जो प्रोग्राम है उसके बारे में, जो कोर्स कोड आप जमा कर रहे हैं, क्या डेट है, आपका क्या ईमेल आईडी है, क्या मोबाइल नंबर है, आप उसमें डाल सकते हैं। अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो आपको उस नंबर पे कॉल करके हम करेक्शन करते हैं, अगर कुछ छूट गया है तो उसको ऐड करने के लिए। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आप डालेंगे, आप अपना स्टडी सेंटर कोड, रीजनल सेंटर कोड, ये सब इंफॉर्मेशन का जहां जहां कॉलम दिया हुआ है उसमें आप उसको भर के उसके साथ आईडी कार्ड जरूर अटैच करेंगे, और क्वेश्चन पेपर जो आपने डाउनलोड किए हैं उसकी एक कॉपी उसमें अटैच करेंगे। जो क्वेश्चन आपने लिखे हैं उसको आप टिक कर दें कि कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर आपने बनाए हैं। अगर आपको 5 क्वेश्चन आपने बनाए हैं और 8-10 क्वेश्चन है उसमें, आपने या तो जान के छोड़ा है या फिर आपको 5 क्वेश्चन ही बनाने थे उसमें, तो भी आप उसको टिक लगाएंगे कि 4-5 क्वेश्चन जो भी थे उसके आंसर हमने इसमें लिख के सबमिट किए हुए हैं। इसको जमा कहाँ करना है? अपने स्टडी सेंटर में जमा करना है। जहाँ कहीं भी आपको अलॉट किया गया है आपका लर्नर सपोर्ट सेंटर, आप वहाँ पे जो टाइम प्रोवाइड किया जाता है, जैसे अभी आपके जून के एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं जिसके लास्ट डेट आज है। अगर ये डेट एक्सटेंड नहीं होता है तो, या फिर 1 सप्ताह जैसे सर ने बोला कि आपको एक समय दिया जाता है, अगर आप दूर-दूर से आते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर में आगे भी यहाँ पे सबमिट करते हैं तो रीजनल सेंटर में कम से कम जरूर ले लिया जाता है। ये बात मैं सभी स्टडी सेंटर के लिए नहीं कह रही हूँ, उनके अपने एडमिनिस्ट्रेशन के कायदे कानून होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो हो सकता है लास्ट डेट के बाद ना लें, लेकिन आप वहाँ जाकर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पर कोशिश करिए कि जो आपका ड्यू डेट है उसमें जाके आप जरूर सबमिट कर लीजिए, और सबमिशन के साथ ही आप अपना सबमिशन रिसिप्ट रखेंगे, और उस रिसिप्ट को संभाल के तब तक रखेंगे जब तक कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड पे रिफ्लेक्ट नहीं होने लगे। टर्म एंड एग्जामिनेशन लिखने के लिए जिस तरीके से मैंने आपको भी बताया था कि असाइनमेंट लिखना बहुत जरूरी है अच्छे ढंग से, और क्वेश्चन के आंसर सही होने चाहिए। कई बार आप कंप्लेन करते हैं कि असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स आते तो मेरा रिजल्ट और अच्छा आता, क्योंकि मैंने थ्योरी में अच्छे मार्क्स लाए हैं और असाइनमेंट में कम मिल गया। मैंने खुद से भी देखा है कि असाइनमेंट को आप सिर्फ एक भार की तरह, कि हमको ये ड्यूटी दी गई है बना के जमा कर देना है, बिल्कुल तालमेल नहीं होता है, क्वेश्चन और आंसर में कोई भी सामंजस्य नहीं होता है। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे कि आपने जो आंसर लिखे हैं वो सही लिखे हैं, क्योंकि इसमें कोई री इवैल्यूएशन नहीं होता जैसा कि टर्म एंड एग्जामिनेशन में होता है। अगर आपके नंबर कम आ गए और आप पास कर गए, पास मार्क्स आ गया, तो दोबारा से आपको इसको रीसबमिट नहीं कर सकते हैं अगले सेशन में, या फिर आप इसका री इवैल्यूएशन रीचेक नहीं करवा सकते हैं। लेकिन आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन में अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ा, समझा और अपने लैंग्वेज में आप उसको लिखते हैं अगर वहाँ पे साफ सुथरे तरीके से, तो आप टर्म एंड में भी अच्छे नंबर पाएंगे। अगर आपका पेपर अच्छे से तैयार नहीं है तो आप ये कोशिश करें कि उस पेपर को आप छोड़ दें। अगले सेशन में, यानी 6 महीने पे इग्नू एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उसको अगली बार दे दें, इस एग्जामिनेशन को छोड़ दें। फेल कर जाएंगे तो आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए अगली बार फिर से टर्म एंड एग्जामिनेशन दे सकते हैं, पर जस्ट पास मार्क्स लेके आते हैं तो उसको इम्प्रूव करने में बहुत दिक्कत है। ये फाइनल एग्जामिनेशन के बाद ही आप इम्प्रूवमेंट देके उसको आप अच्छे नंबर में तब्दील कर सकते हैं। इसलिए इसका ध्यान रखिए कि जो भी आप कोर्स कोड भरे हैं उसको तभी एग्जाम में अपीयर हो उसमें जब आपने अच्छे से तैयारी कर ली हो। इसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी आपके कोर्स पूरे हो गए हैं उसको 45 दिनों के अंदर में हमारा रिजल्ट आउट होता है, तो आप अपने ग्रेड कार्ड में देखेंगे आपके सभी मार्क्स अगर चढ़ गए हैं तो आप अगली बार उन कोर्स का जिसका नहीं सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिखा रहा है उसको भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं जो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन है। इसके लिए कभी भी डरना नहीं है कि हमने री रजिस्ट्रेशन तो कैसे करवाएं, हम तो पिछली बार फेल कर गए या क्रॉस लग गया है। री रजिस्ट्रेशन अलग चलता है जो आपको समय पे पूरा करने के लिए, सेशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जो आपका लिमिटेड टाइम है उसमें आप अपने पुराने जो कोर्स हैं जो पिछले सेमेस्टर के हैं उसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, फेल कर जा रहे हैं आप, तब भी आप उसमें दूसरा अटेम्प्ट देके एग्जाम दें। नहीं तो आप फिर ये मुश्किल बाद में ये आती है कि जो आपको कहीं किसी एग्जामिनेशन में कंपटीशन में बैठने के पहले जो रिक्वायर्ड होती है परसेंटेज वो पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि आप शुरू से ध्यान नहीं दिए होते हैं, तो लास्ट में ये नहीं हो सकता है।
बीसीए वालों को 6 सेमेस्टर में ये पूरा कंप्लीट करना एक साथ बहुत मुश्किल होता है, या पीजीडीसीए वालों को सेकंड सेमेस्टर में। तो इन दोनों ही प्रोग्राम के लिए ये सारे कॉमन इंफॉर्मेशन थे जो हमने अपनी तरफ से आपको दे दिया है, और मुझे लगता है ये आपके बहुत काम भी आएंगे अगर आज से ही आप इसको दिमाग में रखते हैं। क्या क्या आप अलग से हम फैसिलिटीज अपने डिस्टेंस लर्नर को देते हैं, क्योंकि आप हमसे बहुत दूर होते हैं। आपकी जो समस्याएं होती हैं उनके लिए सुविधाएं यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की हैं। अगर आपका एड्रेस, जैसे आपने अपना एडमिशन कराया, तो सबसे पहले आपको अपना एडमिशन रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक करना है वेबसाइट पे, जहां अब तक आप चेक कर चुके होंगे। अगर नहीं तो आज आप चेक करेंगे। आप पहले देखेंगे कि आपके नाम का, आपके एड्रेस में कोई त्रुटि तो नहीं है, या फिर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आपने लिखा है वो बिल्कुल सही है। अगर कोई इसमें एरर दिखता है आपको, तो आप बिना किसी शुल्क के इसका करेक्शन करवा सकते हैं या चेंज करवा सकते हैं। कई बार जो किराए के मकान की वजह से या परमानेंट एड्रेस आपने नहीं लिखा है, तो आपकी किताबें जो आपके एड्रेस पे जानी चाहिए थी वो रिटर्न हो जाती हैं। ये सिलसिला तब तक चलेगा, आपके जो मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास करने के बाद आपको भेजे जाते हैं, वो भी एड्रेस सही नहीं होने की वजह से रिटर्न हो जाते हैं, जो फिर से दिल्ली हेडक्वार्टर चला जाएगा, और आप इंतजार करते रहेंगे कि अब आएगा, और नहीं आने पे फिर आप रीजनल सेंटर से संपर्क करने लगते हैं कि मेरा अब तक नहीं आया, क्यों नहीं आया। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपने एड्रेस में पिन कोड नहीं लिखा है, या फिर आप अपने फादर्स नेम या केयर ऑफ सही ढंग से नहीं दिए, डाकिया आपका नाम से आपको नहीं पहचान पाता है, तो भी उसमें लिख देता है एड्रेस नॉट फाउंड, और ये रिटर्न हो जाता है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप अपना पर्सनल डिटेल जो आपने खुद भरा है उसको चेक करें। अगर आपके नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, फादर्स नेम में आपका स्पेलिंग मिस्टेक मिल रहा है आपको, तो तुरंत ही आज के आज ही आप उसके लिए ईमेल करेंगे rcpatna@ignu.ac.in पे, या फिर एप्लीकेशन आप यहाँ पे जमा करके उसका करेक्शन करवा लेंगे। नहीं तो ये सारी समस्याएं तब तक चलेंगी आपकी, आपको पता भी नहीं होगा कि मुझे मैसेजेस क्यों नहीं मिल रहे हैं, ईमेल्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। इनका करेक्शन आप जरूर करवा लीजिएगा। इसके अलावा आपको एग्जाम सेंटर जो है ना, आप कोई जरूरी नहीं कि आप रीजनल सेंटर पटना के स्टूडेंट है तो आप एग्जाम सेंटर भी पटना के अंदर में ही चूज करेंगे। आप कहीं भी रहें, आप देश के किसी भी कोने में रहें, जहां भी रीजनल सेंटर हमारा है उसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं हर टर्म एग्जामिनेशन के लिए। उस टर्म एग्जामिनेशन को जब आप भरते हैं फॉर्म, उस फॉर्म में आपको सिलेक्शन के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपको अगर दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे या किसी भी और जगह पे उस समय जब आपके एग्जामिनेशन होने हैं, आपको पहले से मालूम है कि मुझे वहां जाना है उस महीने में, तो आप ऐसा करेंगे कि पहले से वहां के रीजनल सेंटर के आपका जो नियरेस्ट एग्जाम सेंटर होगा उसको ऑप्ट कर लेंगे। इसकी पूरी स्वतंत्रता होती है आपको कि आप उसको ऑप्ट करके एग्जामिनेशन देने के लिए सिर्फ हॉल टिकट, आई कार्ड के साथ जाएंगे तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा, और एग्जामिनेशन फॉर्म तो आप भर ही सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप मीटिंग है, नहीं मीटिंग है इंडक्शन, बस थोड़ी देर। तो आपको ये करना है, अगर आपने जून का एग्जामिनेशन पटना में ही ले लिया, लेकिन आपको सडनली ये पता चलता है कि जून में आपका कोई और एग्जामिनेशन है जो दिल्ली में है, तो आप वहां के रीजनल सेंटर में संपर्क करेंगे। वहां के रीजनल डायरेक्टर को आप अपना वैलिड रीजन, अपना जो आपका एडमिट कार्ड जिसको आप कहते हैं एग्जामिनेशन के, वो अटैच करके देंगे, तो आपको दिल्ली के किसी भी एग्जाम सेंटर में जहां आपका क्वेश्चन अवेलेबल होगा वहां आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एग्जाम सेंटर भी चेंज होता है, लेकिन हर वक्त इसको आप नहीं यूज कर सकते हैं जब तक कि आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है, या कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, या फिर आप कोई अदर एग्जामिनेशन के लिए शहर से बाहर नहीं चले गए हैं, तब तक ये ऑप्शन आप नहीं यूज कर पाएंगे। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि जून और दिसंबर ये पूरा महीना जो होता है इग्नू के लिए एग्जामिनेशन का महीना होता है। इसमें इसको बेनिफिट के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने किसी कारण से जो फर्स्ट सेमेस्टर नहीं दिया तो सेकंड सेमेस्टर के साथ साथ दोनों ही दे सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन अगर धीरे धीरे आप क्लियर करते जाएंगे सेमेस्टर वाइज तो ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सोशल मीडिया के बारे में मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको। जितने भी आपके सोशल मीडिया के अकाउंट हमारे हैं वो हमारे आरसी पटना के वेबसाइट पे हैं। आप जाएंगे आज वहां पे, वो सबको फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे। जहां भी आपको ऐसा लगता है कि जो ग्रुप्स है उसमें वो लिंक में आप जाके आप ग्रुप में एंटर कर जाएंगे।
ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप कभी मिस कर जाते हैं, आप पटना का वेबसाइट नहीं देख पाए या इग्नू का मेन वेबसाइट नहीं देख पा रहे हैं, तो आपके शेड्यूल्स कम से कम आपको दिखेंगे, तो आपको चिंता होगी कि ये इतने तारीख से है तो मुझे ये मैसेज मिला है या नहीं मिला है, और एसएमएस आप अपना चेक करेंगे। तो सोशल मीडिया पे आप खुद भी रहते हैं, ज्यादातर टाइम हमारे स्टूडेंट्स का, हमारा सबका सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ही हम लोग ज्यादातर वहां पे पाए जाते हैं। तो हमने ये जानबूझ के ये प्लेटफॉर्म आपको बताया है कि आप वहां रहें, लेकिन आप अपने एजुकेशन को साथ में लेके चले। बीसीए के स्टूडेंट के लिए मैंने शुरू में ही बोला था कि सिर्फ आपके प्रैक्टिकल्स जो हैं वो सभी कॉमन है, पर प्रोजेक्ट एक अलग से आपको एक कंपोनेंट दिया जाएगा, जिसके लिए आप जब आप 4th सेमेस्टर में रहते हैं और 5th सेमेस्टर के लिए आप री रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तभी आपको BCSP 64 ऑप्ट करना होता है। जहां कहीं भी पी वर्ड जुड़ा हुआ है, लेटर जुड़ा हुआ है आपके कोर्स कोड के साथ, वो प्रोजेक्ट को डिनोट करता है, और जहां एल होगा आपका, वो लैब कोर्स होगा, यानी प्रैक्टिकल का कोर्स होगा। आप इसके साथ में देखेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट बनाना बहुत कम समय का काम नहीं होता है, इसके लिए हमेशा ही 4th सेमेस्टर से अटेंटिव होना पड़ता है। आपको सबसे पहले जरूरत पड़ती है एक गाइड की। जब आप 5th सेमेस्टर, बहुत कम समय रहता है, 6 महीने के अंदर में ये पूरा करना रहता है, जिसमें आपको असाइनमेंट भी लिखने हैं, एग्जामिनेशन भी देने हैं, प्रैक्टिकल्स भी करने हैं। तो मैं आप सबको ये सलाह दूंगी कि आप 4th सेमेस्टर में जब रहें, तो कम से कम आप अपने गाइड, जिसके अंडर में आपको ये करना पड़ेगा, जिसको आप सुपरवाइजर भी कहते हैं, उनके लिए आप ये एफर्ट लगाना शुरू कर दें। या तो रीजनल सेंटर से आप मांगेंगे, या फिर आप जो गाइडलाइन है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, जो आपके गाइड हो सकते हैं, उनको आप ध्यान से पढ़ने के बाद अपने आसपास में अपने सीनियर्स का, या फिर आप स्टडी सेंटर के हेल्प से उनका नाम, जिनके साथ में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, प्रोजेक्ट बनाएंगे। और ये प्रोजेक्ट भी बने बनाए मिलते हैं मार्केट में, जिसके लिए आपको मैसेजेस आ सकते हैं, या फिर कोई आपको ऐसी एलएससी में ही कोई अगर ऐसा कहता है कि हम प्रोजेक्ट बनवा देंगे और कुछ पैसे देने होंगे, तो ये गलत है। रीजनल सेंटर इसके लिए कभी भी जवाबदेह नहीं होगा कि आप कभी ऐसे लोगों के चंगुल में फंसे और खरीद फरोख्त के साथ ही आपका जो यूएफएम बुक होगा, तो प्रोजेक्ट में भी आप फेल कर जाते हैं। और जब प्रोजेक्ट में फेल करेंगे, तो आपको प्रो राटा फी जमा करने के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको एलिजिबल माना जाएगा, जिसके लिए आपको बहुत सारे पैसे पेमेंट करने पड़ते हैं, और साथ में आपका प्रोग्राम भी सही समय पे पूरा नहीं होता है। कि इन बातों का ध्यान आप जरूर रखें कि जो कोई भी दिक्कत है, वो स्टडी सेंटर में, या तो आप वर्क सेंटर में ही काम करते समय आपको लग सकता है कि कोई अच्छे टीचर हैं, तो आप उनके साथ बात करेंगे। एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि सभी जो आपके एलिजिबल जो गाइड होते हैं, सुपरवाइजर, वो 5 से 6 से ज्यादा लड़कों का नहीं करा सकते हैं एक साथ में। जब आप यहाँ जमा करते हैं, तो हम ये चेक करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स में कि एक इवैल्यूएटर या एक जो आपका सुपरवाइजर है, वो कितने सारे स्टूडेंट का गाइड बना है। उसके आधार पर भी आपको मार्क्स या तो कम दिए जाते हैं, या फिर आपका वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आप ये अपने सुपरवाइजर से जरूर पूछें कि सर, मैं कितने नंबर में हूँ, आप और कितने सारे हमारे सेमेस्टर के स्टूडेंट को, हमारे सेशन के स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं, ताकि उनको ये पता चल जाए कि ये स्टूडेंट जो है वो पहले से सब कुछ जानता है, इनको हम चीट नहीं कर सकते हैं। हम जिसको अलॉट करेंगे, मेरे पास रिकॉर्ड होता है कि हमने 4 लोगों को भेजा है, 5 लोगों को भेजा है। पर आप जब खुद से जाते हैं किसी के पास, तो आपको ये पता ही नहीं होता है कि आपके सुपरवाइजर के पास पहले से कितने लड़के जो हैं वो अप्रोच कर चुके हैं। आप गाइड सेलेक्ट कर लेते हैं। वो एक बहुत अहम बात थी कि सही गाइड मिलने से आपका टाइम बहुत कम वेस्ट होता है, और आपको ढंग से करा दिया जाता है। दूसरा ये है कि आपको एक सिनॉप्सिस बनानी पड़ती है प्रोजेक्ट सबमिट करने के पहले। एक सिनॉप्सिस के बारे में बाद में हम लोग जब एक मीटिंग करेंगे सिर्फ 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट का, उसमें मैं डिटेल से बताऊंगी, या फिर कोई आपके काउंसलर को बुलाऊंगी जो आपको बताएंगे कि ये प्रपोजल बनाया कैसे जाता है, या सिनॉप्सिस बनाया कैसे जाता है। बस रफ आइडिया मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि ये पूरे प्रोजेक्ट का ये समरी है, या फिर इसको ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, कि जो काम आप करने वाले हैं, उस काम को आप पहले ही शॉर्ट में बताते हैं कि हम ये, मेरा टॉपिक ये है, मेरे काम का ये ऑब्जेक्टिव है। उसका कुछ आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं। उसके बाद उसमें अगर कोई जो अलग से इंफॉर्मेशन देनी है, और क्या डाटा आप इस्तेमाल करने वाले हैं, और किस तरीके से आप इसका
एनालिसिस करने वाले हैं, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देनी होती है जो आपको 10 से 12 पेज में कंप्लीट हो जाती है, बहुत मोटा नहीं बनता है। 500, 600, 800 के भीतर में वर्ड्स होते हैं जो एक सिनॉप्सिस यहाँ पे बाइंड करके तो नहीं, लेकिन इसको स्पाइरल बाइंडिंग के माध्यम से यहाँ बना के और उसमें प्रॉपर प्रोफोर्मा अटैच करनी पड़ती है। जैसे मैंने असाइनमेंट में आपको बोला था कि क्या-क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं जो उसके साथ अटैच होती हैं, उसी तरीके से प्रपोजल का एक परफॉर्मा जो आपको प्रोजेक्ट का हैंडबुक दिया जाता है उसके साथ ही वो दिया जाता है। उसको या तो आप सेम निकाल के लगा सकते हैं या फिर वो टाइप्ड अगर आपको मिलता है तो वो ओरिजिनल परफॉर्मा उसमें अटैच करना होता है, जिसमें आपको पूरी डिटेल अपनी भरनी होती है। आपके साथ-साथ आपके जो सुपरवाइजर होते हैं उनका ओरिजिनल सिग्नेचर होना चाहिए वहाँ पे। अगर आप चाहेंगे कि हम कहीं बाहर से कोई गाइड है जो आपका वो डिजिटल सिग्नेचर कर देगा तो वो इनवैलिड हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि आप दोनों के सिग्नेचर अच्छा रहता है कि सेम डेट में कर लें, नहीं तो आप अपने दोनों सिग्नेचर के साथ में वो नीचे चेक करना होगा कि वो कॉलम सही है कि नहीं, अप्रूव्ड या नॉट अप्रूव्ड और रिमार्क लिखने का कॉलम है या नहीं है, और उसको ढंग से अटैच करने के बाद आपके जो सुपरवाइजर हैं उनका बायोडाटा एक्सपीरियंस के साथ में आपको लगाना होगा। अगर आपके जो सुपरवाइजर हैं वो इग्नू से जुड़े हुए हैं, वो अगर एकेडमिक काउंसलर हैं हमारे, तो सिर्फ उनको अपना जो इम्पैनलमेंट लेटर होता है आप उनको बोलेंगे, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको इम्पैनलमेंट लेटर देंगे जो उसको आप अटैच कर सकते हैं। इसके साथ आप अपना आई कार्ड अटैच करेंगे, उसके बाद जिस तरीके से वो गाइडलाइन दिया गया है आपके प्रोजेक्ट हैंडबुक में कि पहले क्या लिखना है सिनॉप्सिस में और किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना है, उस ऑर्डर में उसको अटैच करके स्पाइरल बाइंडिंग करा के फिर आप असाइनमेंट की तरह ही असाइनमेंट के साथ ही आप आके यहाँ पे जमा करेंगे रीजनल सेंटर में। इसको स्टडी सेंटर में नहीं जमा करना है। इसकी भी आपको एक रिसीविंग दी जाएगी, उस रिसीविंग को भी संभाल के रखना है अपने पास में। इसका इवैल्यूएशन कराने के बाद में अगर आपका वो अप्रूव्ड हो जाता है, यानी आपको फर्दर काम करने की अनुमति दी जाएगी जब आपका इवैल्यूएशन के बाद अप्रूव हो जाता है। यानी अप्रूवल लेटर आपको पहले तो हम इन्फॉर्म करते हैं कि आपका अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। अगर अप्रूव हो जाता है तो आप वो अप्रूवल लेटर सिनॉप्सिस से निकाल के या तो अगर आप मुझे इनवेलप एड्रेस के साथ भेजेंगे तो बाय पोस्ट हम आपको उसको भेज सकते हैं। आपको टिकट लगी हुई इनवेलप उसमें अटैच करनी पड़ेगी, अगर नहीं तो आप बाय हैंड आके यहाँ से आप लेके जाते हैं। और जो आप फाइनल प्रोजेक्ट आप जमा करते हैं उसमें वो ओरिजिनल अप्रूवल लेटर जो है उसको अटैच करते हैं और आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करने के बाद फिर से आपको रीजनल सेंटर में सबमिट करना होगा। जो फाइनल एग्जाम जब आप देते हैं उसके बाद हम एक डेट पे आपको बुला के आपके प्रोजेक्ट के साथ आप आते हैं और उसका वाइवा वोसे करने के बाद उसके मार्क्स जो है वो दिल्ली भेज दिए जाते हैं स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन को अपडेट करने के लिए। ये सारे अलग से इंफॉर्मेशन थे जो बीसीए के स्टूडेंट्स के लिए थे, जिसको प्रोजेक्ट ध्यान से आगे करना है। ये माइंड मेकअप करना है कि आप 3rd 4th सेमेस्टर से ही आप तैयारी शुरू कर देंगे ताकि आपका सही समय पे प्रपोजल भी बन जाए और प्रोजेक्ट भी बन जाए। इस तरीके से मैंने वो सारी चीजें आपको बताई हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल थी। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितनी भी बातें अभी आपको बताई है वो सब आपके पूरी पढ़ाई के दौरान काम आएंगी। अब ये वक्त आ गया है कि आपके मन में क्या शंकाएं हैं वो उनको मैं सुनूं और ये सब चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। किताबों के बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकती हूँ, पहले ही बता देती हूँ। जो बेसिक प्रॉब्लम आपकी होती है कि किताब या तो अभी तक नहीं मिली है या फिर आपने ऑप्ट किया है कि हम मुझे ऑनलाइन किताबें चाहिए और किताब का आप इंतजार करने लगते हैं। ऐसा आपके साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कंफर्म करें कि अगर आपने हार्ड कॉपी मांगी है तो हार्ड कॉपी अगर नहीं मिली है तो आप registrar.mpdd@ignu.ac.in को ईमेल करेंगे या फिर आप रीजनल सेंटर में संपर्क करेंगे तो रूम नंबर 214 में जाकर आलोक झा जी हैं, उनसे आप मिलेंगे और वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं कि आप किस तरीके से ई ज्ञान कोश से डाउनलोड करेंगे या फिर किताबों का स्टेटस क्या है, वो सब चीज आपको बता सकते हैं। तो किताबों के बारे में भी ये समस्याएं जो हैं वो आपकी सॉल्व हो चुकी होंगी। आप सबने अभी तक जितनी भी एक्टिविटी कर ली है, जैसे असाइनमेंट जमा कर लिया है या असाइनमेंट जमा करने वाले हैं 1-2 दिनों के अंदर में, तो मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया है। एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में भी बता दिया है आपको। इसके अलावा आप सब हैंड रेज कर रहे हैं तो
प्लीज मुझसे अब वो रिपीट नहीं करेंगे कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, क्योंकि मेरा पिछला जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बुरा है। जब क्वेश्चन के लिए मैं आपको कॉल करती हूँ, आप बोलते हैं मैडम एक ग्रुप बना दीजिए। हर बार वही बात नहीं सुन सकते हम। आपको सिर्फ अपने कोर्स से संबंधित बात जो हमने बताई है उसमें अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप पूछेंगे। मैं आप एक एक करके नाम लूंगी। विनोद जी, विनोद जी जिनका भी हैंड रेज किया हुआ है ना, आप नाम प्लीज कॉल कर दीजिए। मनीषा राज। मनीषा राज। मनीषा, माइक ऑन करिए, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। हेलो, बोलिए। मैम रजिस्ट्रेशन हम लोग को फिर से करना होगा क्या? जी, री रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको सेकंड सेमेस्टर के लिए। आप बीसीए में भी हो सकते हैं, पीजीडीसीए में भी हो सकते हैं, और हर 6-6 महीने पे बीसीए वालों को करना है, पर एक ही बार सिर्फ पीजीडीसीए वालों को करना है। आगे बोलिए। मैम फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के पहले ही करना होगा? आप अभी लिंक है क्या विनोद जी अगले सेमेस्टर के लिए? नहीं, अभी नहीं शुरू होगा। अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा आपको कर लेना है। ओके मैम, थैंक यू। चेक करते रहेंगे, वेबसाइट की विजिट करने की आदत डालेंगे। आप हमेशा देखेंगे कि अब पहले से आपके दिमाग में ये बात तो आ गई ना कि हमको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना है सेकंड सेमेस्टर के लिए, तो आप हमेशा विजिट करते समय ये चेक कर लें कि कोई लिंक आई है कि नहीं है। मैम बिहार में तो एक ही रीजनल सेंटर है जो है कि पटना है पीजीडीसीए का, तो मैम वहीं जा करके हम लोग को असाइनमेंट वगैरह सबमिट करना होगा? जी जी, आपको यहीं सबमिट करना है। और एग्जामिनेशन पटना में होगी या अदर डिस्ट्रिक्ट हो सकती है? ये तो बताए थे मैडम ना। फिर से बोले। मैम एग्जामिनेशन ओनली पटना में ही होगा कि बिहार के अदर डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है? अदर डिस्ट्रिक्ट से नहीं मतलब है, आप रीजनल सेंटर पटना के जितने एग्जाम सेंटर हैं करीब करीब सभी डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं। आपको चेक करना होगा उस लिस्ट में कि हमारे एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो नियरेस्ट होगा, जहां से आप नजदीक में लेना चाहते हैं, वो ऑप्ट कर सकते हैं आप। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट। मैम पीजीडीसीए का प्रैक्टिकल कितने दिनों तक चलेगा? एक सेकंड रुकिए, चेक कर। आप अपना प्रोग्राम गाइड, सभी को मैं बोल रही हूँ फिर से, प्रोग्राम गाइड डाउनलोड कीजिए और कितने कितने दिन तक प्रैक्टिकल होंगे सारे डिटेल्स उसमें है। एक सेशन आपका जैसे 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है, पीजीडीसीए वालों को बता रही हूँ, तो कम से कम आपका 10 दिन प्रैक्टिकल होगा। 4 क्रेडिट का होगा तो 20 दिन तक चलता है, तो आपके 10 दिन तो चलेंगे ही आपके प्रैक्टिकल। नेक्स्ट बोलिए जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, बाहर भी बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हैं। गौतम कुमार। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है। बोलिए जी। मैं पीजीडीसीए में एडमिशन लिया हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला लास्ट डेट। तो एक्चुअली लास्ट डेट आज ही असाइनमेंट जमा करने का, तो अब मैं क्या करूँ मैम? असाइनमेंट तो बनाने में वक्त लगता है, आप एक दिन में कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले तो अभी जो जो मैंने बातें बताई हैं असाइनमेंट से रिलेटेड, उसको आप पहले क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए, बनाइए। बन जाता है तो आप एक बार आके यहाँ पे संपर्क कीजिएगा। अगर 10 दिन के भीतर में आप बना लेते हैं तो आके सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट सेशन में आपको जमा करना होगा। फिर मैं बाकी मेरा एग्जाम नेक्स्ट में ही होगा क्या? फिर मैम जो अगर मैं नेक्स्ट सेशन में जमा दूंगा असाइनमेंट, तो मेरे बाकी एग्जाम सब उसी सेशन में होंगे? हाँ बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू मैम। हेलो मैम, मैं हेलो मैम, अशोक कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। बोलिए। हेलो, माइक ऑफ रखिए, एक ही कोई ऑन करेगा तो ट्रिप होने लगे। रुकम बोलो जल्दी से। हेलो मैम, मैं ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर दिया हूँ, तो हो जाएगी ना? ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? आप सबमिट कर चुके हैं तो जरूर इवैल्यूएट होगा। प्रॉब्लम के बारे में मैं बता सकती हूँ, क्या प्रॉब्लम होगा, आपने क्या सबमिट किया है मुझे नहीं मालूम। और एक मिनट मैम, जैसे दरभंगा रीजनल सेंटर है उसमें पीजीडीसीए कोर्स नहीं चलती है, लेकिन हम मधुबनी जिला से है, तो वहाँ पर दरभंगा रीजनल सेंटर में हम कहीं
नियरेस्ट सेंटर में एग्जाम सेंटर चूज कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वही तो बता रहे हैं आपको, कहीं भी दे सकते हैं एग्जाम। और हेलो मैम। और मैम है वो यही करना होगा। हम और हेलो मैम मैम बोल रहा हूँ। जो सर्विस में है जिनको छुट्टी नहीं मिल सकती है उनको भी लैब अटेंड करना जरूरी है। कोई रास्ता नहीं है कि मतलब ये हम सवाल ऑनलाइन तो लैब आप कर ले या कहीं प्राइवेट सेंटर से मतलब रूपम जी, आप सुन लीजिए मेरी बात, और सभी स्टूडेंट के लिए मैं इसको दोबारा बता रही हूँ आपको कि ये सवाल आप मुझसे बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंडेटरी का मतलब मैंडेटरी होता है, यानी अनिवार्य है। ये हर हाल में करना है। ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है कि आप जॉब करते हैं, या आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, आप बीमार हैं, आप किसी भी हालत में उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्रोग्राम आप अभी से भी छोड़ सकते हैं। मैम ऑनलाइन कर सकते मैम हैं? एक क्वेश्चन था, रणधीर बोल रहा हूँ मैम। TCS। मैम जो ये वर्क स्टेशन होगा या फिर मैम जो प्रैक्टिकल होगा वो पटना में होगा या फिर बाहर होगा? पटना में ही होगा। थैंक यू मैम। मैम नेक्स्ट। ऑनलाइन प्रैक्टिकल नहीं होता है क्या? जी नहीं, ऑनलाइन नहीं होता है। आपको रीजनल डायरेक्टर सर ने बोला, मैंने बोला कि ये फेस टू फेस होता है। कौन सा ऐसा प्रैक्टिकल है जो आप ऑनलाइन कर सके? ये कंप्यूटर की माउस को आप हम जैसे कैसे चलाना है, क्या हम आपको सिखा सकते हैं ऑनलाइन? ये सारी समस्याएं जो है ना, ये आपको पहले एडमिशन लेने के पहले शुरू में ही सोच लेना चाहिए कि हमको क्या करना है। नमस्ते मैम। हेलो मैम। मैं रीजनल सेंटर पटना में आई हूँ। मुझे स्टडी सेंटर तो पता ही नहीं है। रीजनल, आप अपना जो रजिस्ट्रेशन डिटेल देखिए, उसमें आपका स्टडी सेंटर अलॉटेड है। आप पटना रीजनल सेंटर में जमा करेंगे। हेलो मैम, असाइनमेंट ऑनलाइन भी जमा करना होता है क्या? ऑनलाइन लिंक पे मैं नहीं किसी को बता रही हूँ जमा करने के लिए। ज्यादा सेफ होता है कि ऑफलाइन जमा कीजिए। ऑनलाइन में टेक्निकल हो सकता है, ये आप कोशिश करें कि हार्ड कॉपी जमा करें। और वैसे स्टूडेंट जो बहुत बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन है और डेट खत्म हो रही है, वो उसमें डाल सकते हैं, और वो दिया हुआ है अवेल कर सकते हैं। मैम हार्ड कॉपी तो जमा हो गया है, तो ऑनलाइन करना मैटर नहीं होगा फिर? बस एक बार में एक ही काम करें, दोनों जगह के रिजल्ट में कोई भी मार्क्स नहीं चढ़ेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम मैं स्टडी सेंटर चेंज कर सकता हूँ? तो वो स्टडी सेंटर चेंज कर लेंगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम कहाँ होगा? सेंटर में जो स्टडी सेंटर है वो रीजनल सेंटर आपके किसी और रीजन में चले जाइए। मैम PGDCA और PGDCA न्यू में क्या अंतर है? अलग से जोड़ा गया है, जिस वजह से मैम ये रूपम हो गया, माइक नीचे से बहुत आवाज आ रहा है। सभी की तरफ मैम जो आप समझाइए, एक गरीब एक देसी है। मैंने ही शुरू में बोल दिया था कि बारे में आपसे बहुत मुश्किल होगी कि आपको इस तरह कोई ऑप्शन नहीं। रीजनल सेंटर आप चाहें तो चेंज कर पा सकते हैं, जहाँ भी अगर ये प्रोग्राम मेटेड है वहाँ से आपको एंट्री लेना पड़ेगा। अगर वो रीजनल सेंटर आपको सपोर्ट सर्विसेज देने के लिए इच्छुक होगा, वही आप मेरे पास आवेदन करेंगे कि मेरा चेंज कर दीजिए, तो हम आपका आरसी चेंज कर देंगे। यही बात इसकी, अगर चेंज नहीं होता है तो किसी भी हालत में आपको प्रैक्टिकल से आप नहीं अलग हो सकते, वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर इस सेमेस्टर में नहीं किया तो अगले सेमेस्टर में दोनों सेमेस्टर का करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें, तो 10-10, 20-20 दिन का प्रैक्टिकल शेड्यूल होता है, उसको वैसे ही फॉलो करने का, अपने ही सेशन में पूरा कर लें। अब अगर मैं सारे स्टूडेंट से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको अभी तक जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, उसमें से क्या क्या आप सुने, कोई एक लड़का जो ध्यान से सुना है उसको पूरा रिकैप करेगा। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो सारी बातें फिर से आप उसको एक बार बोल दीजिए, ये मेरे लिए फीडबैक है। आपने मेरी बातें कितनी ध्यान से सुनी है, मुझे तभी पता चलेगा जब आपको एक बता पाएंगे कि मैंने शुरू से लेके अंत तक क्या बताई है बातें, और कोई कुछ भी नहीं पूछेगा। तो सबसे ज्यादा सिंसियरली सुना है वो बोल सकता है, बाकी सारे हैंड अपना डाउन कीजिए। एक कोई बंदा अपना हैंड रेज करके रखेगा जो बोलना चाहता है, या फिर माइक ऑन करके बोलेगी, मैं बोलूंगा।
मैम एक क्वेश्चन पूछना था। नहीं, क्वेश्चन तो नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो करिए, क्वेश्चन बाद में। पूरी समरी जो मैंने बताई है उसको 2 मिनट 3 मिनट में कौन बता सकता है, जो इम्पोर्टेंट। जी मैम, हम बता सकते हैं मैम। चलिए शुरू हो जाइए। मनीष, मनीष शुरू हो जाइए। सब ध्यान से सुनेगा, मेरी बात सुनिए या नहीं सुनिए, अपने दोस्त की बात जरूर सुनिए। फर्स्ट टाइम माइक इसमें ऑन कीजिए। मैम। जी सुन पा रहे हैं मैम। वीडियो भी ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कीजिए मनीष। अच्छा ठीक। ठीक है, बोलिए। जी हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैम फर्स्ट टाइम इसमें प्रैक्टिकल जो अनिवार्य है, और असाइनमेंट टाइम पर जमा करें ये भी जरूरी है, और टाइम रजिस्ट्रेशन करवावे ये भी बहुत जरूरी है, इससे हमारा समय बचता है मैम। और बताएं, और क्या बताया मैंने? हम लोग टाइम ना सेंटर नियरेस्ट का पता कर लीजिए, आपका जो चलो दूसरे को भी मौका दीजिए। तुम्हारी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है। मैम हम ऐड करना चाहते हैं मैम। हाँ बस आप मनी बंद कर दीजिए, दूसरा कोई ऐड करना चाहता है। मैम ये बोलते कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में जो 5 सब्जेक्ट है, इसमें 3 थ्योरी पेपर है, 2 प्रैक्टिकल हमारा है। सबसे पहले तो हमें असाइनमेंट कंप्लीट करना है, जो ड्यू डेट पे सबमिट कर देना है, वो हैंड रिटन होना चाहिए, अपने सेंटर पे सबमिट करेंगे। सेकेंड थिंग है कि हमारे पास जो प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे उसमें 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, अगर वो नहीं करते हैं तो हमें एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। थर्ड थिंग है, हमारे पास जो भी स्टडी मटेरियल है वो हम ई ज्ञान कोर्स के वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और हम वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और ये भी कि जब भी हम प्रैक्टिकल सेंटर पे जाएंगे तो हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अगर कोई प्रॉब्लम फेस होता है वो आपको हम बताएंगे, या तो ईमेल के थ्रू या इन पर्सन। सो दैट्स इट मैडम। आप सबने सुना? अगर इसके जो बातें अभी दीपक ने और मनीष ने बताई है, इसके अलावा किसी को और कुछ अगर याद है जो मैंने बताई है उसमें से बोल सकता है, नहीं तो हम लोग इस मीटिंग को यहीं पे एंड करेंगे। हाँ जी। हाँ मैं ऐड करना चाहूंगा। बोलिए अभिषेक। वो अब्दुल। हाँ, सबसे पहला तो ये है कि चाहे स्टूडेंट चाहे पीजीडीसीए के हों चाहे बीसीए के हों, सबसे पहले अपना अपना प्रोग्राम गाइड देखें, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट, चाहे वो असाइनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे एंड सेमेस्टर एग्जाम्स हो, चाहे वो किस तरह से मार्किंग होगी, असाइनमेंट कैसा होगा, पहला पॉइंट ये सब तो इम्पोर्टेंट है। इससे जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे 100% विल बी रिजॉल्व। उसके अलावे भी होती, जैसे कि मैम ने बताया, सर ने बताया, जिसका जो भी रीजनल सेंटर्स हैं वहाँ आइए, आ सकते हो, नहीं सकते हो तो जो भी ग्रुप्स बनाए जाएंगे, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या जहाँ भी, उसको आप अप्रोच करिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, असाइनमेंट का आज लास्ट डेट है। जैसे हमारी सेंटर से सर का और मैडम ने जो ऑफर दिया है कि जो बच्चे 1 हफ्ते तक नहीं कर सकते, रीजनेबल कोई रीजन हो, तो उसके अलावा आइए आप अच्छे से बना के। तीसरा पॉइंट है कि असाइनमेंट में नकलबाजी नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कहीं से लिया, वहाँ से कोई ऑफर आ रहा है, यूट्यूब पे हजारों वीडियो ले जाओ 10 रुपए में 20 रुपए में, ये नहीं करना। आप नकल करिए जो के लिए, जो बचपन से हम लोग आए, नकल करने के लिए भी अकल हो। अगर हम मान लें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से हमें देख के लिखना है, हम लोग स्टूडेंट ही तभी इसमें एडमिशन लिया है, तो नकल करना है, डायग्राम हो अच्छा, उसमें कम से कम हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वो हमारे दिमाग में भी होनी चाहिए। तो ये सारे 3 चीज़ें मेन पॉइंट है। और सबसे मुझे जो मेन पॉइंट लग रहा है वो प्रोग्राम गाइड आपका एक तरह का क्या बोल सकते हैं, एक हॉली बुक, उसको आप अपने साथ रखिए। जो भी डाउट है वहाँ पे जाइए, देखिए। बाकी टीचर्स लोग, मैडम लोग यहाँ पे जितने, मैं एक बार आ चुका हूँ यहाँ पे, हालांकि मैं अभी भी सेंटर में ही हूँ, मैं पिछले 1 घंटे से मीटिंग में हूँ, हालांकि मैं सेंटर में ही हूँ, लेकिन मैंने पूरी बात सुना। मैं शायद मैं असाइनमेंट भी लिख रहा था। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे नहीं दिखती हैं। लेकिन मैं सारे जितने भी स्पेशली पीजीडीसीए के स्टूडेंट हैं, जैसा कि मैडम ने कहा, सब मैच्योर एनफ हैं, एटलीस्ट जो ग्रेजुएट होंगे सब, तो उसमें जो है अपने आप को थोड़ा सा उन चीज़ों को नज़रअंदाज करिए और एक्टिव रहिए, सीखिए, और जो भी सपोर्ट है नॉलेज लीजिए। और जहाँ जैसे कि मैडम ने सबको शुभकामनाएं दी, तो हम सारे स्टूडेंट्स की तरफ से सर को, मैडम को, जो उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा पॉइंट्स था कुछ।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से सबको बताया। क्योंकि जब आपके साथी बताते हैं ना, आप अपने पीयर ग्रुप में होते हैं, तो वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, और आप जितनी बात समझते हैं और वो एक दूसरे की बात भी मानते हैं। मैं कहूँ तो शायद लगेगा कि इंस्ट्रक्शंस है, पर आप जब बात करते हैं ना, तो आपको लगता है कि हम एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं। तो ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने ध्यान से सुना, और आप रीजनल सेंटर में ही, आप जरूर मेरे कमरे में आइए। जी, मैं अभी ऊपर आपसे नहीं। मिलके बहुत अच्छा लगेगा आपको। और मैं सभी को फिर से बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना समय निकाला। आप अपनी ही मीटिंग में आए हैं, फिर भी मैं आपको धन्यवाद का पात्र समझती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो सब कुछ उपलब्ध होने के बाद भी इस मीटिंग को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर जानबूझकर नहीं आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि मुझे तो कोई यूट्यूब चैनल वाला मिल गया है, मेरा सब काम पूरा करा देगा, मुझे किसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी फिर से आप सबको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।